यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आपसे बहुत दिनों के बाद हम रिवीजन लेक्चर में मिल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मुझे कोविड हुआ था, तो कोविड से अभी रिकवरिंग वाला फेज चल रहा है। बट मैंने सोचा आपके कुछ रिवीजन लेक्चर बाकी है, तो वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आपका ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक। और मैं बता दूं, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम के लिए देखते हो, पेपर नंबर 7 के लिए देखते हो, तो ये टॉपिक आपका 10 से लेके और 15 मार्क्स तक है, वो कवर करता है। 10 से 15 मार्क्स तक पेपर नंबर 7 में कवर करता है। और अगर आप पेपर नंबर 6C वाले हो, अगर आपने इलेक्टिव में इंटरनेशनल टैक्सेशन लिया हुआ है, तो वहां पे ये पेपर है, ये 30 मार्क्स है, वो कवर करता है। मींस आप समझ लो, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक। अपन थोड़ा धीरे रिवाइज करेंगे। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला जो पार्ट है, वो हम धीरे रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट शॉर्ट 30 मार्क्स का है। तो 30 मार्क्स में से 25 तो एटलीस्ट आपको मिलना ही चाहिए। ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। और ट्रांसफर प्राइसिंग की जो चार्जिंग सेक्शन होती है, दैट चार्जिंग सेक्शन इज अ 92। ये बोलती है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उसको आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। लेकिन आप मुझे बोलोगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया हुआ है इन सेक्शन 92B। और 92B इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। ऐसे याद रखो ना, 92B इज अ बाहर वाले ट्रांजैक्शन में से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो 92B ये बोलती है क्या? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज एंड एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। Transaction between two or more associate enterprise and at least one should be non-resident, that is called international transaction। मींस ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होता है और उसमें से एटलीस्ट एक नॉन रेजिडेंट होता है, तो उसको अपन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर ट्रांजैक्शन एक रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में है, क्या इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे? आंसर इज यस। अगर एक ट्रांजैक्शन किसी रेजिडेंट और रेजिडेंट के बीच में, क्या इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे? आंसर इज नो। लेकिन ट्रांजैक्शन किसी एक नॉन रेजिडेंट का दूसरे नॉन रेजिडेंट के साथ है, क्या इसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलेंगे? आंसर इज यस। लेकिन आप मुझे पूछोगे कि सर दो नॉन रेजिडेंट आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम क्यों टांग अड़ा रहे हैं? मेनी टाइम क्या होता है, वो दो नॉन रेजिडेंट में से किसी एक नॉन रेजिडेंट की इनकम अगर इंडिया में टैक्सेबल होती है, तो ऑब्वियसली ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखो बेटा, मैंने सबसे पहले बताया 92 इज अ चार्जिंग सेक्शन। 92 ये बोलता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उस ट्रांजैक्शन को आपको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज और एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेजिडेंट। एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो देखो, नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट के बीच ट्रांजैक्शन वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, नॉन रेजिडेंट के बीच ट्रांजैक्शन वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। बट रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन एक चीज समझना है यहां पे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक होता है डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी आउटसाइडर के साथ में, मींस आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो किसी आउटसाइडर के साथ में, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है वो। लेकिन वो आउटसाइडर के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो और आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, आपका जो एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है। आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है, वो ट्रांजैक्शन की टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है। और वो आउटसाइडर के साथ में आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज का अगर प्रायर अग्रीमेंट है, तो जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड और एक कंपनी है जिसका नाम है वाई लिमिटेड। अब यहां पे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एसोसिएट एंटरप्राइज है। इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा, ऑब्वियसली वो तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ही है। लेकिन हो क्या रहा है, इस एग्जांपल में एक्स लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रही है ए लिमिटेड के साथ में, जो कि अनरिलेटेड पार्टी है। एक्स लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर रही है ए लिमिटेड के साथ में, जो कि आउटसाइडर है, जो अनरिलेटेड पार्टी है। लेकिन एक चीज समझना, ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑलरेडी पहले वाई लिमिटेड और ए लिमिटेड में प्रायर अग्रीमेंट है। यहां पे वाई लिमिटेड और ए लिमिटेड में प्रायर अग्रीमेंट है और इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो वाई लिमिटेड डिफाइन करता है। तो यहां पे बेटा जो ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड पार्टी के साथ में हो रहा है, लेकिन वो भी तुम्हारा डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। तो देखो बेटा, जब भी कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 92B में दे रखा है बाहर वाले ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कब बनेगा? जब ट्रांजैक्शन वन और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में हो और एटलीस्ट वन क्या होना चाहिए? नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। दैट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। एक डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? ट्रांजैक्शन हो रहा है वो किसी आउटसाइडर के साथ में हो रहा है।
लेकिन वो आउटसाइडर और आपका एसोसिएट एंटरप्राइज का पहले से प्रायर अग्रीमेंट और आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है वो टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करता है, तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन को अपन डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे। यहां पे एक और चीज समझना, ये जो अनरिलेटेड पार्टी ए लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड भले रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? तो ट्रांजैक्शन कोई भी हो सकता है, सेल का ट्रांजैक्शन, परचेज का ट्रांजैक्शन, प्रोविजन ऑफ द सर्विस का ट्रांजैक्शन, लेंडिंग का ट्रांजैक्शन, बोरोइंग का ट्रांजैक्शन, एज वेल एज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का ट्रांजैक्शन। अब आप बोलोगे अलोकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत बार क्या हुआ कि किसी होल्डिंग कंपनी ने कोई पेटेंट डेवलप किया और पेटेंट डेवलप करने पे खर्चा आया और जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है वो सब उस पेटेंट को यूज कर रही है, तो ऑब्वियसली जो अलोकेट करेंगे कॉस्ट को, क्योंकि डेवलपमेंट का कॉस्ट है वो सबको अलोकेट करना चाहिए, तो वो अलोकेशन ऑफ कॉस्ट है वो भी तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस से निकलना चाहिए करके। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है सर आप ये बोल रहे हो कि भैया अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में, तो उसको अपन आर्म लेंथ प्राइस पे लाएंगे। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या है वो आपने बताया कि वन और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होना चाहिए और एटलीस्ट वन नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। लेकिन सर एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? तो एसोसिएट एंटरप्राइज को डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 92A में, और 92A है जो एसोसिएट एंटरप्राइज की बात करती है। तो एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए इसमें से कोई भी रिलेशनशिप है अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन अगर एक भी रिलेशनशिप है तो माना जाएगा वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है। सबसे पहला, अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। या फिर एक एंटरप्राइज है वो किसी दो एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। आई कैन टेक वन एग्जांपल, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, ए लिमिटेड क्या करता है, मान लो सी लिमिटेड में भी 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि यहां पे बेटा ए और बी तो एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है, ए और सी तो एसोसिएट एंटरप्राइज है ही है, यहां पे सी और बी है ये भी आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज है वो मानी जाएगी। बी और सी है वो भी आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। अगर एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। या एक एंटरप्राइज किसी दो एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखता है, तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। अब एक चीज समझना, एक एंटरप्राइज किसी दूसरी एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। One enterprise is appointing more than half of the board of director of other enterprise, या फिर वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। या फिर एक एंटरप्राइज किसी दो एंटरप्राइज का मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो वो दो एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि ए लिमिटेड है वो क्या करता है, बी लिमिटेड का मान लो मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, तो ए बी एसोसिएट एंटरप्राइज। ए क्या करता है, सी का भी करता है, तो सी और ए भी एसोसिएट एंटरप्राइज। लॉ मेकर्स बोलते हैं बी और सी है वो भी दोनों आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, अगर एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है और वो लोन कितना है पता है, दूसरी एंटरप्राइज का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से जो भी बुक वैल्यू ऑफ असेट है वो टोटल असेट का 51% या मोर का लोन है, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को लोन देता है और वो दूसरी एंटरप्राइज की जो टोटल असेट की बुक वैल्यू है वो टोटल असेट की बुक वैल्यू का 51% और मोर है, तो आपस में दोनों एंटरप्राइज क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज। या एक एंटरप्राइज क्या करता है, दूसरी एंटरप्राइज की टोटल बोरोइंग की 10% और मोर की गारंटी देता है। मींस दूसरी एंटरप्राइज का जितना टोटल बोरोइंग है उसमें 10% और मोर का गारंटी अगर एक एंटरप्राइज देता है, तो दोनों आपस में क्या माने जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। अब एक चीज समझना, एक एंटरप्राइज का टोटल जो बिजनेस है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, डिजाइन, फॉर्मूला ऑफ द अनदर एंटरप्राइज, बोथ आर ट्रीटेड एज एसोसिएट एंटरप्राइज। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो। उनका जो भी वो बाइक वगैरह बनाते हैं वो नो हाउ जो है वो मान लो होंडा सप्लाई करता है, तो वो होंडा पे पूरा डिपेंड करता है, तो उस केस में क्या होगा, हीरो और होंडा दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक एंटरप्राइज का जो टोटल रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90% और मोर है अगर एक ही एंटरप्राइज सप्लाई कर रहा है। मींस आपका जितना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है उसका 90% और मोर है वो अदर एंटरप्राइज सप्लाई कर रहा है, और वो अदर एंटरप्राइज है वो टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, टर्म्स एंड कंडीशन
कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है तो उस केस में दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या मानी जाएगी, एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। अब एक चीज समझना, एक एंटरप्राइज है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चर करने के बाद किसी दूसरी एंटरप्राइज को बेचती है, और यहां पे अगर बायर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, जो बायर है वो प्राइस को फिक्स करता है, बायर है वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। नॉर्मली हर बार सेलर प्राइस है डिसाइड करता है, लेकिन अगर बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है तो उस केस में दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाएगी। अब एक और चीज समझना, एक एंटरप्राइज है जिसको कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, इंडिविजुअल कंट्रोल का मतलब वही 26% और मोर है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। तो एक एंटरप्राइज को कोई इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, दूसरी एंटरप्राइज को वो इंडिविजुअल या उसके रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक एंटरप्राइज है ए लिमिटेड जिसको बीबी सर कंट्रोल करते हैं, दूसरी एंटरप्राइज है वाई लिमिटेड जिसको मेरी वाइफ कंट्रोल करती है, तो उस केस में वो वाई लिमिटेड और जो ए लिमिटेड है वो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। या फिर एक एंटरप्राइज है जिसको एचयूएफ कंट्रोल करता है, दूसरी एंटरप्राइज को वो एचयूएफ के मेंबर और मेंबर के रिलेटिव मिलकर कंट्रोल करते हैं, तो दोनों एंटरप्राइज आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज मानी जाती है। और इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई अगर 10% और मोर का पीएसआर है तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाएंगे। जैसे कंपनी के केस में तो क्या होता है 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग होना चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई के केस में अगर 10% और मोर का पीएसआर है तो उस केस में वो एसोसिएट एंटरप्राइज माने जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर एसोसिएट एंटरप्राइज का डेफिनेशन। अब मैंने क्या बोला था, 92 सेक्शन क्या बोलती थी कि भैया अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में तो उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाना है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है वो अपने 92B में पढ़ा, एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है वो 92A में पढ़ा। अब भैया आर्म लेंथ प्राइस पे लाएंगे कैसे, कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस क्या है वो आपका 92C में दे रखा है। तो अब हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस के आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं। तो बेटा आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए 5 मेथड है, वो 5 मेथड में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। जो 5 मेथड है उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। कौन कौन सी 5 मेथड? फर्स्ट मेथड है कप मेथड जिसको बोलते हैं कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, दूसरी मेथड रीसेल प्राइस मेथड, तीसरी मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड, चौथी मेथड है दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और पांचवी मेथड है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड जिसको अपन टीएनएमएम बोलते हैं। ये 5 मेथड में से आपको क्या करना पड़ेगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगी, जो मोस्ट सुटेबल मेथड होगी, वो वाली मेथड को फॉलो करके आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहली मेथड कप मेथड दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। नाम से ही पता चलता है कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। तो अगर मान लो आपने एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजैक्शन किया है उस ट्रांजैक्शन को अपन बोलेंगे कंट्रोल ट्रांजैक्शन। आपका एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो ट्रांजैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड योर कंट्रोल ट्रांजैक्शन, दैट इज कॉल्ड योर टेंटेड ट्रांजैक्शन, क्योंकि वहां पे प्राइस तो आपने खुद ने डिसाइड की हुई है। तो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजैक्शन है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल ट्रांजैक्शन। अब ये कप मेथड कहां पे लगती है, जब आपके पास कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, मींस आपने जो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है वैसा सिमिलर अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन अगर आपके पास है तो वहां पे आपकी कप मेथड लगेगी। तो सबसे पहले आप एक काम करो कि जो कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, जो आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें क्या प्राइस चार्ज कर रहे हो या प्राइस पे कर रहे हो, वो वाला प्राइस सबसे पहले ले लो। उसके बाद में जो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और वो अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन है, उसके बीच में कोई फंक्शनल डिफरेंसेस है जिससे कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट हो सकता है करके, ठीक है, प्राइसिंग पे इंपैक्ट हो सकता है, तो वो फंक्शनल डिफरेंसेस के आप एडजस्टमेंट कर लो, उस अनकंट्रोल्ड प्राइस में आपको मिल जाएगी आर्म लेंथ प्राइस, दैट इज कॉल्ड योर कप मेथड। दूसरी मेथड दैट इज कॉल्ड रीसेल प्राइस मेथड। अब एक बात समझना, रीसेल प्राइस मेथड कहां पे लगती है, तो मैं बता दूं रीसेल प्राइस मेथड वहां पे लगती है जहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ गुड्स को खरीदते हो, फिनिश गुड्स को, और फिर आप उसको क्या करते हो, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मींस रीसेल करते हो, वहां पे आपकी रीसेल प्राइस मेथड लगेगी। मींस आप एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदते हो और आउटसाइडर को आप बेचते हो, वहां पे आपको रीसेल प्राइस मेथड लगेगा। अब एक बात समझना, रीसेल प्राइस मेथड में आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप ले लो रीसेल प्राइस। जो तुम्हारी रीसेल प्राइस है, जितने में आपने आउटसाइडर को बेचा वो रीसेल प्राइस ले लो। उस रीसेल प्राइस में से आप एक काम करो कि उसमें से आपका जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है, नॉर्मल जीपी मार्जिन मींस अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट कितना चार्ज करते हो, नॉर्मल जीपी मार्जिन उसमें से लेस कर दो, परचेज रिलेटेड खर्चे उसमें से लेस करोगे, जो बचेगा वो तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस, और आई कैन से दैट द एग्जैक्टली सही परचेज प्राइस आएगा। तीसरा मेथड दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट प्लस मेथड। अब एक चीज समझना, ये कॉस्ट प्लस मेथड कहां पे लगता है, तो कॉस्ट प्लस मेथड वहां पे लगता है जहां पे आप कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करके और अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेच रहे हो।
मींस इंडिया का एंटरप्राइज है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है या कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो क्या कर रहा है अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को बेच रहा है, तो वहां पे जो मेथड लगती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मेथड। बड़ा ही सिंपल है। इसमें आप एक काम करो, पहले आपकी टोटल कॉस्ट ले लो, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको टोटल कॉस्ट को जोड़ दो और कॉस्ट पे आप फिर नॉर्मल जीपी मार्जिन ले लो। नॉर्मल जीपी मार्जिन मींस अगर आप आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन करते तो कॉस्ट पे कितना जीपी मार्जिन चार्ज करते वो आप ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है यहां पे, जब भी आप आर्म लेंथ प्राइस निकालते हो तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा आर्म लेंथ प्राइस निकालना जो चालू करोगे ना वो हमेशा अनटेंटेड प्राइस से करोगे। अनटेंटेड का मतलब होता है अनबायस प्राइस। देखो कप मेथड में आप क्या कर रहे थे, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस था वो अनबायस था, उससे आप चालू करोगे। रीसेल प्राइस मेथड में आप एसोसिएट से खरीद के बाहर रीसेल कर रहे थे तो रीसेल प्राइस अनटेंटेड था, उससे चालू करोगे। कॉस्ट प्लस मेथड में तुम्हारी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट अनटेंटेड है तो वहां से आप चालू करोगे। तो हमेशा जो अनटेंटेड या अनबायस प्राइस रहेगा ना वहां से आप आर्म लेंथ प्राइस निकालना है वो चालू करोगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आती है दैट इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब एक चीज समझना, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कहां पे लगती है, जहां पे आप जॉइंट वेंचर में काम करते हो। जैसे दो तीन एंटरप्राइज आपस में मिलकर कोई जॉइंट वेंचर में जेडी में काम करती है तो वहां पे जो प्रॉफिट आता है उसको कैसे बांटेंगे, वहां पे जो मेथड लगती है दैट इज द प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब ये मेथड क्या बोलती है कि पहले आप एक काम करो कि पहले आप टोटल प्रॉफिट निकाल दोगे, टोटल आपका प्रॉफिट कितना है और जो टोटल प्रॉफिट आता है ना उसमें आप एक काम करो रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो में डिवाइड कर दो। अब रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो किसको बोलेंगे कि भैया जिसने जो मैन पावर लगाया है, जिसने जितना कैपिटल लगाया, रिस्क किसने कितना लिया है, तो जो मैन पावर एंगेजमेंट के बेसिस पे, कैपिटल रेशियो के बेसिस पे, कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे, रिस्क अज्यूम के बेसिस पे आपका एक रिलेवेंट कंट्रीब्यूशन रेशियो निकाल दो कि अगर मान लो तीनों पार्टी, अगर तीन पार्टी जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, वो अगर तीनों आउटसाइडर होती, एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं होती तो वो प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटती, तो वो रेशियो के बेसिस पे आप एक काम करो अपने प्रॉफिट को स्प्लिट कर दो, दैट इज कॉल्ड योर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। एंड लास्ट मेथड जो होती है दैट इज द टीएमएम, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ये बड़ी ही सिंपल मेथड है। ये मेथड ये बोलती है कि मार्केट में जो दूसरे लोग जितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, मार्केट में जो आउटसाइडर जितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं नेट प्रॉफिट, उतना नेट प्रॉफिट आप भी बता दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, आप अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो आप देखोगे कि विप्रो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, विप्रो है, इन्फोसिस है करके, ठीक है, जो बाकी वाली टीसीएस है वो कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं नेट प्रॉफिट, उतना आप भी नेट प्रॉफिट है वो चार्ज कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई तो एक ही मेथड से, आप एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मेथड आप पे एक ही लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पे दो तीन मेथड लगा लो, नहीं, मेथड आपको एक ही लगेगी। और एक ही मेथड से अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ गई तो आपको क्या करना है, उसका एवरेज करना है, नॉर्मल सिंपल एवरेज करना है। अगर आपके पास एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है तो आपको उसका सिंपल एवरेज करना है और उसको मैं बोलूंगा एवरेज आर्म लेंथ प्राइस। अब एक चीज समझना, जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आई, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आई और जो तुम्हारी एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उनके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस इज अप टू 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आई और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इफ दैट डिफरेंस इज अप टू 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, तो उस केस में आपको एवरेज आर्म लेंथ प्राइस को इग्नोर करना है और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो ही तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो मोर देन 3% ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है तो उस केस में जो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आएगा वो एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आपका आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे अगर आपका होलसेल ट्रेडिंग होता है तो उस केस में 3% की जगह आपको 1% लेना पड़ेगा। होलसेल ट्रेडिंग के केस में 3% की जगह आपको 1% लेना पड़ेगा। लेकिन होलसेल ट्रेडिंग बोलेंगे किसको, तो होलसेल ट्रेडिंग उसको बोलेंगे जब आपका जो टोटल कॉस्ट है, उस टोटल कॉस्ट में आपका फिनिश गुड्स का परचेज कॉस्ट है वो 80% या उससे ज्यादा होना चाहिए। मींस जो तुम्हारी टोटल कॉस्ट है ट्रेडिंग एक्टिविटी की, टोटल कॉस्ट में परचेज ऑफ गुड्स का कॉस्ट है वो 80% या उससे ज्यादा होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि तुम्हारा जो मंथली क्लोजिंग स्टॉक है, जो मंथली एवरेज क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो आपकी टोटल सेल्स का 10% या उससे कम होना चाहिए। मींस जो तुम्हारी टोटल सेल्स होती है उसका 10% और कम है वो मंथली एवरेज आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये माना जाएगा कि आप लोग जो है वो होलसेल ट्रेडिंग में हो। और होलसेल ट्रेडिंग के केस में टॉलरेंस बैंड है वो 1% रहता है, अदर केस में आपका टॉलरेंस बैंड है वो आपका 3% रहेगा। अब एक और चीज समझना, 92C सबसेक्शन 3 ये बोलती है कि 4 केस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा।
चार केस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। कौन कौन सा? सबसे पहला, अगर आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया, जैसे आपके ट्रांजैक्शन को देखते हुए अगर आपको मान लो कप लगता था लेकिन आपने रीसेल प्राइस मेथड फॉलो कर दिया, या आप पे टीएनएमएम लगता था आपने कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो कर दिया, तो आपने अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं किया तो। दूसरा, जो भी आपने आर्म लेंथ प्राइस निकाला उसमें जो डेटा यूज किया है वो डेटा रिलायबल या करेक्ट नहीं है। जो डेटा आप यूज कर रहे हो दैट डेटा इज नॉट रिलायबल और करेक्ट, तो उस केस में आपकी आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। या तीसरा, आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया नहीं। जो 92D में डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, मींस टीपी स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, वो टीपी स्टडी रिपोर्ट आपने नहीं बनाई। या फिर आपने टीपी स्टडी रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बनाई लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब आपसे पूछा तो आपने उनको फर्निश नहीं किया, जब आपसे मंगवाया गया तब आपने फर्निश नहीं किया। तो ये चार केसेस ऐसे हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस है वो असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। अब एक चीज समझना, अगर आपकी आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालता है तो होगा क्या? 92C सबसेक्शन 4 में दे रखा है, और 92C सबसेक्शन 4 बोलता है कि अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर ने आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकाली, तो पहली चीज तो अगर मान लो आर्म लेंथ प्राइस की वजह से आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो जितनी इनकम बढ़ी उसके सामने कोई आपको डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एज वेल एज 10AA के डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जितनी इनकम बढ़ी। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, आपने पहले इनकम 50 करोड़ बताई थी, 50 करोड़ के सामने आपने मान लो 25 करोड़ का डिडक्शन लिया था, 50% आपको डिडक्शन मिलता था अंडर चैप्टर 6 का कोई, तो आपने डिडक्शन लिया था। अब एओ ने आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकाली और उसने 50 से 80 करोड़ कर दिया, तो क्वेश्चन ये आता है कि आप डिडक्शन 40 करोड़ होगा? ना बाबा ना, वो डिडक्शन तुम्हारा 25 करोड़ ही रहेगा जितना पहले मिला था। तो मैंने क्या बोला कि अगर असेसिंग ऑफिसर आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालता है और असेसिंग ऑफिसर के आर्म लेंथ प्राइस की वजह से अगर आपकी इनकम बढ़ गई, तो जितनी इनकम बढ़ी ना उसके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से या 10AA के डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और दूसरी एक और चीज समझना, अगर मान लो कोई असेसी है जिसकी एक की आर्म लेंथ प्राइस की वजह से कुछ खर्चा वगैरह चेंज किया है, तो दूसरे पर्सन की इनकम चेंज नहीं होगी। इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है हीरो करके, ठीक है, और फॉरेन की एक कंपनी है जिसका नाम है होंडा। अब हुआ क्या, हीरो ने होंडा को रॉयल्टी पे किया है 200 करोड़ का। हीरो ने होंडा को रॉयल्टी पे किया है 200 करोड़ का। उस 200 करोड़ पे मान लो टीडीएस काटना था, इन्होंने 10% की रेट से 20 करोड़ का टीडीएस काट लिया। अब हीरो के लिए ये 200 करोड़ है, ये खर्चा है करके, ठीक है, एक्सपेंसेस है रॉयल्टी। अब हुआ क्या, असेसिंग ऑफिसर ने हीरो की आर्म लेंथ प्राइस निकाली और असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि यहां पे आर्म लेंथ प्राइस तो 150 करोड़ होना चाहिए। सो यहां 200 करोड़ की जगह उसने 150 करोड़ है वो अलाउ कर दिया, यहां 150 करोड़ ही अलाउ किया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि जब यहां पे अलाउ 150 करोड़ हो रहा है, तो क्या होंडा ये बोल सकता है कि हमारा इनकम भी 150 करोड़ होगा? क्या होंडा ये बोल सकता है कि हमारा जो इनकम है वो इनकम भी आप 150 करोड़ ही करो, हमारा इनकम जो है वो 200 करोड़ नहीं होगा? क्या ऐसा बोल सकता है? आंसर इज नो। यहां पे होंडा का जो इनकम है वो बेटा 200 करोड़ ही रहेगा। मींस किसी एक पर्सन का एक्सपेंडिचर चेंज हुआ उसकी वजह से दूसरे वाले का जो इनकम है वो चेंज नहीं होगा। मींस यहां होंडा का इनकम है वो 200 करोड़ ही रहेगा और होंडा का जो टीडीएस 20 करोड़ है वो 20 करोड़ ही रहेगा। होंडा ऐसा नहीं बोल सकता कि हमारा 5 करोड़ का टीडीएस है वो हमको रिफंड कर दो एंड ऑल। इट्स नॉट पॉसिबल। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेंज कॉन्सेप्ट। अब एक चीज समझना, मैंने आपको क्या बोला कि भैया एक से ज्यादा अगर आपके पास आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है, एक से ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है? उसका एवरेज करना पड़ता है। और एवरेज करने के बाद आप टॉलरेंस बैंड देखते हो 3% 1% का। लेकिन एक चीज समझना, आपके पास अगर आर्म लेंथ प्राइस 6 या उससे ज्यादा आ जाती है और चार मेथड के केस में, चार मेथड कौन कौन से? या तो कप मेथड के केस में, रीसेल प्राइस मेथड के केस में, उसके साथ में एक तो कप मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड के केस में, एज वेल एज द टीएनएमएम के केस में। ये चार मेथड के केस में मैंने इसमें से एक मेथड को छोड़ दिया, दैट इज प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। प्रॉफिट स्प्लिट को छोड़ दो, बाकी ये जो चार मेथड है, ये चार मेथड के केस में अगर आपके पास आर्म लेंथ प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस 6 और मोर हो जाती है। अगर आपके पास किसी एक मेथड से आर्म लेंथ प्राइस है वो 6 या उससे ज्यादा हो जाती है, तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपके पास आर्म लेंथ प्राइस 6 या उससे ज्यादा है तो आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे रेंज कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो रेंज कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी आर्म लेंथ प्राइस है, सबसे पहला काम आपका स्टेप रहेगा कि जितनी भी आर्म लेंथ प्राइस है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पता रहेगा, हम बोलते थे आरोही क्रम में डाल दो। तो जितनी भी वैल्यूज है उस वैल्यूज को सबसे पहले आप एक काम करो, असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, और आई कैन से दैट द आरोही क्रम में डाल दो। तो देखो बेटा, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 150 है, लेकिन आर्म लेंथ प्राइस है वो 162 है, 158 है, 136 है, 145, 170, 152 एंड 154। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। जितनी आर्म लेंथ प्राइस है उस आर्म लेंथ प्राइस को असेंडिंग ऑर्डर में डालो। तो हमने डाला
असेंडिंग ऑर्डर में देखो 136, 145, 152, 154, 158, 162 एंड 170। तो सबसे पहला काम रहेगा दैट इज जितनी भी आर्म लेंथ प्राइस है उसको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दो या असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद क्या करना पड़ेगा कि डेटा सेट में जितनी वैल्यू है, हमारे पास डेटा सेट में टोटल कितनी वैल्यू है, 7 वैल्यूज है करके, ठीक है। तो जब डेटा सेट में 7 वैल्यूज है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 7 का मुझे 35 परसेंटाइल करना पड़ेगा। जो 7 है उस 7 का मैं सबसे पहले 35 परसेंटाइल करूंगा और उसके बाद में इसी 7 का मैं क्या करूंगा, 65 परसेंटाइल करूंगा। मींस जितनी डेटा सेट में आर्म लेंथ प्राइस है, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज है, उस नंबर का मल्टीप्लाई बाय 35 परसेंटाइल करो एंड दूसरा 65 परसेंटाइल करो। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां 35 परसेंटाइल किया तो यहां पे 2.45 आया और मैंने 65 परसेंटाइल किया तो यहां पे कितना आ गया, 100 आ गया। अब एक सॉरी 65 परसेंटाइल किया तो 4.55 आया। तो मैंने क्या बोला, देखो पहले 35 परसेंटाइल करो, इट्स कम्स टू द आपका 2.45, उसके बाद में 65 परसेंटाइल किया 4.55। अब एक चीज समझना, जब भी आप ये परसेंटाइल करते हो 35 परसेंटाइल या 65 या आगे जाके एक जगह 50 परसेंटाइल और आएगा, जब भी आप ये 35, 65 या 50 परसेंटाइल करते हो, ये जो वैल्यू आती है, ये नंबर अगर होल नंबर नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में आपका होल नंबर नहीं है तो आपको उसका नेक्स्ट नंबर लेना है। जैसे यहां पे 2.45 है, ये 2.45 होल नंबर नहीं है तो आप लोगे कौन सा, थर्ड नंबर। और यहां 4.55 होल नंबर नहीं है तो आप यहां पे कौन सा लोगे, फिफ्थ नंबर लोगे। मींस अगर ये होल नंबर नहीं है, जैसे 2.1 होता तो भी मैं थर्ड लेता और 2.99 होता तो भी मैं थर्ड लेता। अगर ये नंबर जो आता है ये होल नंबर नहीं है तो आपको उसका अगला नंबर लेना है। तो यहां पे मेरे पास थर्ड और 5 आ गया। अब एक बात बताओ, थर्ड नंबर के सामने क्या दे रखा है, 152 दे रखा है। थर्ड नंबर के सामने 152 दे रखा है और बेटा फिफ्थ नंबर के सामने 158 दे रखा है। तो यहां पे मैं बताऊं, मेरे पास में एक रेंज आ गई और रेंज आ गई 152 से लेके और 158। 152 से लेके और 158 मेरे पास में एक रेंज आ गई। अब एक चीज समझना, मेरा जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है अगर वो इस रेंज में फंस जाता है, मेरा जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो 152 से लेके 158 की रेंज में अगर फंस जाता है तो मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आर्म लेंथ प्राइस है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज में नहीं फंसता है तो मुझे मीडियन लेना पड़ेगा और मीडियन का मतलब यहां पे होता है मुझे 50 परसेंटाइल करना पड़ेगा। तो देखो मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस यहां पे कितना था, 150 था। तो क्या ये 150, 152 और 158 की रेंज में आ रहा है क्या, आंसर इज नहीं आ रहा। तो उस केस में मुझे मीडियन लेना पड़ेगा। मीडियन में कैसे लूंगा, तो मीडियन मेरे पास टोटल नंबर कितने हैं, 7 है। तो 7 का अगर मैं 50 परसेंटाइल करूंगा तो 3.5 आया और जब 3.5 आया तो 3.5 क्या होल नंबर है, नहीं है। तो मुझे फोर्थ नंबर लेना पड़ेगा और फोर्थ नंबर के सामने देखो 154 दे रखा है तो यहां पे 154 है वो मेरा आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। जो 154 है वो 154 मेरा आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे फिर वो टॉलरेंस बैंड आपका 3% और 1% वो नहीं लगेगा करके, ठीक है। तो देखो एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया उसको वापस से एक बार क्विकली रिवाइज करवाता हूं कि मैंने क्या पढ़ा है। रेंज कॉन्सेप्ट, रेंज कॉन्सेप्ट कब लगता है, जब 4 मेथड है, या तो कप मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड है या टीएनएमएम है। मैं इस प्रॉफिट स्प्लिट को छोड़ दो, ये जो 4 मेथड है और अगर आपके पास डेटा सेट में 6 या ज्यादा वैल्यू आ जाती है, मीन 6 या ज्यादा आर्म लेंथ प्राइस आती है, तो वहां पे आपको रेंज कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा कि जितनी भी आर्म लेंथ प्राइस है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, पहले आप आरओई क्रम में डाल दो। असेंडिंग ऑर्डर में डालने के बाद सबसे पहले आप 35 परसेंटाइल निकालो, 65 परसेंटाइल निकालो। जब भी आप परसेंटाइल निकालते हो, जो नंबर आता है अगर वो होल नंबर नहीं है तो आपको आगे वाला नंबर पिक करना है, होल नंबर नहीं है तो आपको आगे वाला नंबर है वो पिक करना है। अब एक चीज समझना, अगर आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस रेंज में फंस जाता है 35 65 के बीच में तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका आर्म लेंथ प्राइस है। लेकिन अगर वो रेंज में नहीं आता है तो उस केस में आपको मीडियन लेना पड़ेगा, मींस 50 परसेंटाइल आपको लेना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। अब एक चीज समझना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर मान लो आपका 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल या 50 परसेंटाइल आप करते हो और अगर वो होल नंबर नहीं आता है तो आपको अगला नंबर लेना है। लेकिन होल नंबर आ गया तो, जब आपने 35 65 50 परसेंटाइल किया और वो होल नंबर आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एग्जांपल नंबर 2 है और एग्जांपल नंबर 2 में देखो यहां टोटल वैल्यू है वो मेरे पास 20 वैल्यू है। तो जैसे ही आप 20 का 35 परसेंटाइल करते हो तो आपके पास 7 आ गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि 7 पे आपको 119 दे रखा है, तो क्या 7 आया तो सीधा 119 ले ले, आंसर इज ना बाबा ना। अगर होल नंबर नहीं आया होता तो मैं अगला नंबर लेता, लेकिन अगर होल नंबर आ गया तो मुझे क्या करना है पता है, उस होल नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है
और उसके अगले नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है उन दोनों का एवरेज लेना है, मींस या 119.5 लेना है। यहां से रेंज चालू होगी। तो मैंने क्या बोला कि जब भी आप 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल करते हो और वो नंबर अगर होल नंबर आ जाता है तो उस नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है और उसके अगले नंबर के सामने जो वैल्यू दे रखी है उसका आपको क्या करना है, एवरेज लेना है। और वो एवरेज से आपकी रेंज है वो चालू होगी या रेंज खत्म होगी, या 50 परसेंटाइल करोगे तो वो वाली चीज करके, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना बेटा, तीन मेथड के केस में, तीन मेथड कौन कौन सी, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। तीन मेथड देखो, रेंज कॉन्सेप्ट चार मेथड के केस में लगता है प्रॉफिट स्प्लिट को छोड़ के। अब एक चीज समझना, तीन मेथड के केस में, किस किस में, एक तो रीसेल प्राइस मेथड के केस में, एक कॉस्ट प्लस मेथड के केस में, और एक टीएनएमएम के केस में। मींस यहां पे मैंने कप मेथड को छोड़ दिया एक बार। अब एक चीज समझना, ये जो तीन मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड, सीपीएम दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड, एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, इन तीनों मेथड के केस में भैया रेंज कॉन्सेप्ट में अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा अवेलेबल है तो आपको मल्टीपल ईयर डेटा का वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा, और उसके बाद आप रेंज कॉन्सेप्ट है वो निकालोगे, उसके बाद आप असेंडिंग ऑर्डर में वगैरह लोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीन मेथड के केस में, तीन मेथड कौन सी, आरपीएम के केस में, सीपीएम के केस में, टीएनएमएम के केस में, अगर आपके पास मल्टीपल ईयर का डेटा दे रखा है, मल्टीपल ईयर का मतलब होता है करंट ईयर और पिछले 2 साल का, करंट ईयर और पिछले 2 साल का डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों सालों का वेटेड एवरेज आपको लेना पड़ेगा। कौन कौन सी मेथड, आरपीएम, सीपीएम एंड टीएनएमएम में। अब एक चीज समझना, कैसे करेंगे वेटेड एवरेज, तो मैं बता दूं, आरपीएम, सीपीएम और टीएनएमएम में आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज की जरूरत होती है, क्योंकि रीसेल प्राइस में मेथड में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल जीपी मार्जिन लेस करते हैं, कॉस्ट प्लस मेथड में क्या करते हैं हम कि कॉस्ट में जीपी मार्जिन ऐड करते हैं करके, ठीक है। एज वेल एज द टीएनएमएम में क्या करते हैं, जो दूसरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अपन ले लेते हैं करके, ठीक है। तो यहां तीनों में प्रॉफिट परसेंटेज की बात आएगी। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर हम इसका वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, तो समझने की कोशिश करना। मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारी एक कंपनी है जो कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करती है। अब एक बात समझना, जब कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करते हैं तो नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है पता है, ओपी डिवाइड बाय ओसी, ओपी डिवाइड बाय ओसी, ओपी का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ओसी का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ओपी डिवाइड बाय ओसी अगर मान लो हमारा 15% है, हम जो प्रॉफिट बता रहे हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में वो 15% बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आवर प्राइस। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हमारा जो ओपी डिवाइड बाय ओसी है वो 15% है। अब हम देखेंगे हमारी कंपेरेबल्स कंपनियां कितनी है, तो पता चला कि कंपेरेबल कंपनियां बहुत सारी है, तो हमको आर्म लेंथ प्राइस मिली, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, एफ लिमिटेड, जेड जी लिमिटेड, ये हमारी कंपेरेबल कंपनियां है, ये आर्म लेंथ प्राइस है। अब पता चला कि भैया वो लोग कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं, तो करंट ईयर की अगर अपन बात करें तो करंट ईयर में हुआ क्या, ये करंट ईयर थर्ड इज अ करंट ईयर। अब करंट ईयर में जो ए लिमिटेड है उसका ओपी 35 है और ओसी 225 है, तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा 35 डिवाइड बाय 225। अब एक चीज समझना, ये तो करंट ईयर का हुआ, लेकिन यहां पे जब कॉस्ट प्लस मेथड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज डेटा लेना पड़ेगा 3 साल का। अब वेटेड एवरेज कैसे लोगे, तो भैया इस साल का जो ये 35 है ये क्या है, ओपी है ए लिमिटेड का, लास्ट ईयर का ओपी कितना था, 10 था, और उसके पहले का ओपी कितना था, 12 था। तो आप एक काम करो, ये ओपी 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 को जोड़ दो और ओसी ओसी को जोड़ दो, और उसको ओपी जो है टोटल और टोटल डिवाइड बाय ओसी है वो आपका जो भी आएगा, दैट इज कॉल्ड योर वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस। ये जो 12% आया ये आपका वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस आया। तो देखो मैंने क्या किया, ए लिमिटेड का कैसे निकाला कि भैया करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है और करंट ईयर की कॉस्ट कितनी है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर का कॉस्ट, उसके लास्ट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर का कॉस्ट, प्रॉफिट प्रॉफिट को जोड़ दिया और कॉस्ट कॉस्ट को जोड़ दिया, कॉस्ट का आपने क्या दे दिया, वेट दे दिया, तो यहां पे आपने वेटेड एवरेज जो निकाला दैट इज द 12%। ऐसे का ऐसे बी लिमिटेड का निकाला 8.2 आया, सी का 9% आया, डी का 6% आया, यहां ई का 2.2% आया, जो एफ है उसका 11.9 आया और जी है उसका 10.57 आया। अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो, अब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालोगे, जो सबसे कम प्रॉफिट है वो 2.2 है तो सबसे पहले लोगे, उसके बाद 6 लोगे, उसके बाद 8.2, 9, 10.57, ऐसे आप करोगे, दैट इज वेटेड एवरेज आपको आर्म लेंथ प्राइस लेना है। ये तभी लेना है जब तीन मेथड के केस में, कौन कौन सी मेथड के केस में, कॉस्ट प्लस मेथड, रीसेल प्राइस और टीएनएमएम के केस में, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अब आप यहां पे क्या करोगे, अब आप वापस लिखा लोगे यहां 35 परसेंटाइल, 65 परसेंटाइल, ऑल जो अपन प्रैक्टिस पहले करते थे वो का वो करना है। अब एक चीज समझना, ये तो आपने रिटर्न फाइल करते टाइम ऐसा सब किया था, अब हुआ क्या, रिटर्न फाइल करते टाइम हो सकता है किसी कंपनी का करंट ईयर का डेटा अवेलेबल ही नहीं है,
रिटर्न फाइल करते टाइम किसी कंपनी का करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखो कि यहां पे बी लिमिटेड का करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, डी लिमिटेड का करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, ई लिमिटेड ऐसी कंपनी है जिसका सिर्फ करंट ईयर का ही डेटा अवेलेबल है, पिछले सालों में वो थी नहीं करके, ठीक है। तो यहां कंपेरेबल कंपनी जब आप ले रहे थे तो हो सकता है करंट ईयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, जितना डेटा अवेलेबल है उसको कंसिडर कर दो, अगर लास्ट 2 साल का है तो वो ले लो, उसका वेटेड एवरेज निकाल दो। किसी का ऐसा हो सकता है सिर्फ करंट ईयर का ही है, तो कोई बात नहीं, करंट ईयर का डेटा लेके और आप वेटेड एवरेज निकाल दो। अब एक चीज समझना, होता क्या है, जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है और असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट करता है उस टाइम असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि इन कंपनी का बी लिमिटेड और डी लिमिटेड का करंट ईयर का डेटा अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर करंट ईयर का डेटा को कंसीडर करेगा और उसके बाद में वो वेटेड एवरेज आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। मींस एट द टाइम ऑफ असेसमेंट इफ असेसिंग ऑफिसर गेट टू नो दैट कि यू लाइक करंट ईयर डेटा इज अवेलेबल, इन दैट केस ही विल कंसीडर द करंट ईयर डेटा और उसके बाद में वो बेटा क्या करेगा, आपका आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। बट मान लो एट द टाइम ऑफ असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि भैया करंट ईयर के डेटा के बेसिस पे मान लो कोई कंपनी ऐसी है जो कंपेरेबल कंपनी नहीं है, कोई कंपनी ऐसी है जो कंपेरेबल कंपनी नहीं, तो वो क्या करेगा, डेटा सेट से उसको हटा देगा। लेकिन कोई हो सकता है कोई और कंपनी उसको मिल जाती है जो कंपेरेबल कंपनी है, तो वो क्या करेगा, उसको कंसिडर करेगा। तो देखो एट द टाइम ऑफ असेसमेंट क्या हुआ कि जैसे बी कंपनी है वो कंपेरेबल कंपनी था ही नहीं, तो बी को यहां से हटा दिया, लेकिन उसको पता चला कि एच कंपनी है वो कंपेरेबल है, तो एच को उसने कंसिडर कर दिया और उसके बाद उसने आर्म लेंथ प्राइस निकाला। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज कॉल्ड योर रेंज कॉन्सेप्ट। रेंज कॉन्सेप्ट आए हुए 3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, लेकिन अभी तक एग्जाम में नहीं आया। आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम रेंज कॉन्सेप्ट के जल्दी ही आपको एग्जाम में रेंज कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिलेगा। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट सेक्शन आती है 92CA, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ केस टू द टीपीओ। टीपीओ का मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। अब एक चीज समझना, मैंने आपको 92C सबसेक्शन 3 में क्या बताया था कि 4 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालता है। कब? या तो आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, या आपने जो डेटा यूज किया है वो डेटा आपका रिलायबल या करेक्ट नहीं है, या आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया, डॉक्यूमेंटेशन बनाया बट फर्निश नहीं किया, तो उस केस में क्या होता है, आपकी आर्म लेंथ प्राइस असेसिंग ऑफिसर निकालेगा। क्या आपको लगता है असेसिंग ऑफिसर के पास इतना दिमाग होता होगा कि वो आर्म लेंथ प्राइस एंड ऑल निकाल ले? आंसर इज नो। वो क्या करता है, आपका केस है वो टीपीओ को ट्रांसफर करता है, मींस ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर करता है। तो कोई भी असेसिंग ऑफिसर को अगर लगता है आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर करना है, तो सीआईटी पीसीआईटी का परमिशन लेके और वो आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर कर देता है। अब जैसे ही टीपीओ के पास आपका केस आता है तो वो टीपीओ आपको बुलाता है और आपसे डॉक्यूमेंटेशन मंगवाता है, आपसे इंफॉर्मेशन लेता है और उसके बेसिस पे टीपीओ क्या करता है, आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। अब एक चीज समझना, होता क्या है, जैसे असेसिंग ऑफिसर ने मान लो आपके 4 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन टीपीओ को रेफर किए थे, बट टीपीओ जब आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहा था तो उसको कुछ 5वां-6वां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और मिल गया, उसको कुछ और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिल गए, तो क्या वो भी वो कंसिडर कर सकता है? आंसर इज यस। जब वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहा है और उसको और भी ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं तो वो सब ट्रांजैक्शन को कंसिडर करके और आर्म लेंथ प्राइस निकाल सकता है करके, ठीक है। उसके बाद में वो आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बाद अपना ऑर्डर पास करेगा और ऑर्डर का एक कॉपी एओ को भेजेगा और एक कॉपी आपको भेज देगा। अब एक और चीज समझना सर, एक क्वेश्चन ये आता है कि टीपीओ का जो ऑर्डर रहेगा क्या वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होना चाहिए? नहीं, ऑब्वियसली होना चाहिए, बिकॉज टीपीओ जो है वो बड़ा दिमाग वाला आदमी है ट्रांसफर प्राइसिंग में, तो उसका जो भी ऑर्डर रहेगा दैट इज द बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर, वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग रहेगा, असेसिंग ऑफिसर को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टीपीओ अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा, उसका कोई टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट है, आंसर इज यस। टाइम लिमिट यह है कि असेसिंग ऑफिसर का जो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट रहता है, जो 153 में दे रखा है या 153B में दे रखा है, जो असेसिंग ऑफिसर का असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट है उसके एग्जैक्टली 60 डेज पहले पहले, मींस एटलीस्ट 60 डेज पहले पहले टीपीओ को अपना ऑर्डर है वो पास करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि जो एओ का असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट होता है उससे एग्जैक्टली 60 डेज पहले पहले टीपीओ को अपना ऑर्डर है वो पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो बीच में क्या होता है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह आ जाता है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर वगैरह आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि भैया जो जितना स्टे का टाइम खराब हुआ उतना टाइम एक्सटेंड हो जाता है। एक और चीज समझना, असेसिंग ऑफिसर को जब भी केस टीपीओ को ट्रांसफर करता है तो असेसिंग ऑफिसर का जो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट होता है ना, वो आपका टाइम लिमिट 1 साल से बढ़ जाता है। मींस व्हेनेवर केस इज ट्रांसफर्ड टू द टीपीओ तो असेसिंग ऑफिसर के पास जो टाइम होता है वो 1 साल से बढ़ जाता है। तो नॉर्मली जैसे स्क्रूटनी असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट होता है 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और एओ ने अगर टीपीओ को केस ट्रांसफर किया तो वहां 12 मंथ की जगह 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, इस साल से एक अमेंडमेंट है
और वो अमेंडमेंट ये बोलता है कि भैया गवर्नमेंट एक इसकी ऐसी स्कीम बना सकती है जहां पे ये टीपीओ का केस भी फेसलेस होगा। मींस एवरीथिंग विल बी द फेसलेस मैनर। जैसे आपने फेसलेस असेसमेंट वाला पढ़ा था, तो फेसलेस असेसमेंट में क्या होता था, सब सेंट्रलाइज बेसिस पे, सब कंप्यूटर ऑटोमेटेड सिस्टम से होता था। तो अब फ्यूचर में जाके टीपीओ भी ऑटोमेटेड सिस्टम से होगा, तो एवरीथिंग विल बी द ऑटोमेटेड इन फ्यूचर। ये भी तुम्हारा फेसलेस होगा, तो इन फ्यूचर में जाके जो टीपीओ वाला काम है वो भी फेसलेस हो जाएगा। उसके बाद 92 सीबी, दैट इज कॉल्ड सेफ हार्बर रूल। अब एक चीज समझना, ये सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं। सेफ हार्बर रूल्स का मतलब होता है कि भैया एक गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स बना सकती है जिसमें आपको बोलेगी कि आपने इतना इनकम बता दिया तो सफिशिएंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बना सकती है, सेफ हार्बर रूल्स, जिसमें गवर्नमेंट सीबीडीटी ये बोलेगी कि आपने अपनी इनकम इतनी बता दी तो हम आपको उंगली नहीं करेंगे, मींस हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो आपने बताया वो सही बताया। अब एक चीज समझना, ये सेफ हार्बर रूल्स किससे रिलेटेड निकाल सकते हैं, एक तो आपके आर्म लेंथ प्राइस से रिलेटेड निकाल सकते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, एज वेल एज इस साल इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया और बोला सेक्शन 911 की इनकम के लिए। 911 का मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस कनेक्शन से वगैरह इनकम होती है, जो 9 में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट की कुछ इनकम इंडिया में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया होती है, बिजनेस कनेक्शन एंड ऑल, तो वो बिजनेस कनेक्शन एंड ऑल से जो इनकम हो रही है उससे रिलेटेड भी सेफ हार्बर रूल्स है वो निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अभी तक कोई सेफ हार्बर रूल्स आपके एग्जाम के लिए नोटिफाई नहीं हुए। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सेफ हार्बर रूल आपके एग्जाम के लिए नोटिफाई नहीं हुए, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम के लिए अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सेफ हार्बर रूल्स दे रखे आईसीआई मटेरियल में, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट, आज तक कभी वो कवर हुए नहीं है करके, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, दैट इज द 92D। 92D क्या बोलता है, डॉक्यूमेंटेशन, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अब एक चीज समझना, डॉक्यूमेंटेशन किसको बनाना पड़ता है, तो अगर आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में एंटर करते हो जहां ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, तो आपको जो सीबीडीटी ने बोला हुआ है वो डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। और सीबीडीटी ने कौन सा डॉक्यूमेंटेशन बोला हुआ है, ध्यान रखने की कोशिश करना, टीपी स्टडी रिपोर्ट। प्रैक्टिकल लाइफ में हम स्टडी रिपोर्ट बोलते हैं, वो टीपी स्टडी रिपोर्ट होती है, वो आपको बनानी पड़ती है 92D के हिसाब से। अब एक और चीज समझना, इन्होंने एक और चीज बोली कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होती है थोड़ी देर बाद में आपको बता दूंगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है उसको एक मास्टर फाइल और बनानी पड़ती है, उसको एक मास्टर फाइल और फाइल करनी पड़ती है, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसको मास्टर फाइल है वो मास्टर फाइल भी फाइल करनी पड़ती है। अब एक चीज समझना, ये जो आपको डॉक्यूमेंटेशन टीपी स्टडी रिपोर्ट आप अपने पास बना के रखते हो, अगर फ्यूचर में जाके आपको असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी अपील वगैरह है वो आपसे मंगवाता है टीपी स्टडी रिपोर्ट, तो आपको ले जाके देनी पड़ेगी। जिस दिन आपको नोटिस मिला उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको उनको देना पड़ेगा। बट मान लो 30 डेज में आप नहीं दे पाए और आप एक्सटेंशन चाहते हो तो आपको 30 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, ये टीपी स्टडी रिपोर्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन है वो किसको बनाना पड़ता है, क्या हर छोटे मोटे आदमी को बनाना पड़ता है जिसके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन छोटा मोटा है, आंसर इज नो। जिसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा का है, मींस साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो आपके 1 करोड़ से ज्यादा का है, तभी आपको टीपी स्टडी रिपोर्ट बनानी है। और मैं बताऊं ये डॉक्यूमेंटेशन आपको 8 साल तक अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। कितने साल तक, 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मीन जैसे ही असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ उसके 8 ईयर्स तक आपको ये डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने पास में रिटेन करके रखना पड़ता है। उसके बाद 92E, दैट इज द रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चीज समझना, जहां जहां ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है वहां पे आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट देना पड़ेगा। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट होता है वो 3CEB फॉर्म में होता है। किसमें होता है, 3CEB फॉर्म में। अब एक चीज समझना, ये 3CEB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट कब तक देना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ये रिपोर्ट देने का टाइम लिमिट है कि आपके रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीने पहले, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले 1 महीने पहले। तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए 30 नवंबर, तो उससे 1 महीने पहले दैट इज 31 अक्टूबर। अब किसी की बुक में अगर यहाँ 30 नवंबर लिखा हुआ है तो प्लीज मेक इट 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो जो सीए का रिपोर्ट है, जिन जिन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिपोर्ट लगेगा इन द फॉर्म नंबर 3CEB, और वो रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक आपको फाइल करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग में कुछ पेनल्टी भी लगती है, और ये पेनल्टी पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहां पेनल्टी भी लगती है। पेनल्टी, सबसे पहली पेनल्टी सेक्शन 271AA की पेनल्टी। और 271AA क्या बोलता है पता है, कि अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया, जो टीपी स्टडी रिपोर्ट बनानी पड़ती है वो टीपी स्टडी रिपोर्ट आपने नहीं बनाई, जो डॉक्यूमेंटेशन बोला है वो टीपी स्टडी रिपोर्ट आपने नहीं बनाया, या फिर आपने कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया। सपोज यू फेल्स टू रिपोर्ट सम ट्रांजैक्शन, कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था वो आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, या फिर आपने
करेक्ट इंफॉर्मेशन मींस करेक्ट जो रिपोर्ट्स है, वो करेक्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स है, वो आपने बनाया नहीं या करेक्ट फर्निश नहीं किया। तो करेक्ट आपने इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं या फर्निश नहीं किया, तो इन तीन केस में आपको पेनल्टी लगेगा 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, तीन केसेस। सबसे पहला तो क्या कि अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन बनाया ही नहीं करके, ठीक है, मेंटेन ही नहीं किया, टीपी स्टडी रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाया। दूसरा, आपने रिपोर्ट नहीं किया ट्रांजैक्शन को। और तीसरा, आपने अगर क्या किया, करेक्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेंटेन या फर्निश नहीं किया, तो 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी। अब एक और चीज समझना, अगर आपने मास्टर फाइल नहीं की, ये मास्टर फाइल कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल करनी पड़ती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ने अगर मास्टर फाइल नहीं की, तो उसमें आपको 5 लाख रुपए का पेनल्टी है वो लग जाएगा। 5 लाख रुपए का पेनल्टी है वो आपको लगेगा अगर आपने मास्टर फाइल नहीं की। तो अब एक और चीज समझना, 271G क्या बोलता है कि आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया तो है टीपी स्टडी रिपोर्ट, बट आपने फर्निश नहीं किया। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन बनाया लेकिन आपने फर्निश नहीं किया, तो उस केस में 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद में सेक्शन 271BA ये बोलता है कि आपने सीए का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। जो सीए का ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट 3CEB फॉर्म में जाता है, अगर वो आपने सबमिट नहीं किया तो आपको 1 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। और एक चीज समझना, 270A जो होता है दैट इज अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम वाला। और ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन है वो आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में आपको 200% ऑफ टैक्स का पेनल्टी लग जाएगा। एक बात बताओ, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं किया, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन था, आपने रिपोर्ट ही नहीं किया, तो उस केस में एक तो आपको 271AA का पेनल्टी लगेगा, दैट इज फेल्स टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन। और उसके साथ साथ में बेटा आपको ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम और माना जाएगा, और मिस रिपोर्टिंग का पेनल्टी भी आपको लग जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द सेक्शन 92CC इज रिलेटेड टू एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, या जिसको हम बोल सकते हैं अप्पा। एक बात बताओ मुझे, ट्रांसफर प्राइसिंग में डिस्प्यूट ज्यादा होते होंगे या कम होते होंगे? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होते होंगे, बिकॉज मेथड को लेके हमेशा ये डिस्प्यूट रहता होगा। आप बोलोगे हम पे कप मेथड लगेगी, बट डिपार्टमेंट बोलेगा नहीं नहीं आप पे तो TNMM लगनी चाहिए। तो यार अगर पहले ही ऐसा कुछ हो जाए, जब डिपार्टमेंट आपके साथ में मिल बैठ के और ये फिक्स कर दे कि आपके ऊपर ये मेथड लगेगी, तो कितना मजा आ जाएगा? आंसर इज यस, मजा आ जाएगा उसमें। तो उसी कंसेप्ट को लेके इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया, दैट इज कॉल्ड अप्पा, दैट इज एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। और ये अप्पा में एंटर कौन कर सकता है? एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट। नाम से ही पता चल रहा है कि एडवांस में पहले अग्रीमेंट हो जाएगा एसएससी के बीच में और सीबीडीटी के बीच में कि आपकी आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकाली जाएगी। तो ये पावर सीबीडीटी को दे रखा है कि सीबीडीटी अगर चाहे तो सीबीडीटी एंटर कर सकता है। अगर एसएससी ने एप्लीकेशन किया तो सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके और किसी भी पर्सन के साथ में अप्पा में एंटर कर सकता है। और अप्पा में किस लिए एंटर कर सकते हैं पता है? या तो आपकी आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकाली जाएगी, या फिर सेक्शन 911, ये इसी साल से ऐड किया कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम हो रही है सेक्शन 911 के हिसाब से, में नॉन रेजिडेंट की इंडिया में बिजनेस कनेक्शन वगैरह से इनकम होती है, तो वो इनकम कैसे डिटरमाइन की जाएगी, उसका मैनर क्या रहेगा, उससे रिलेटेड भी अप्पा में एंटर कर सकते हैं। बट इस पार्ट से रिलेटेड अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है। फ्यूचर में जाके इससे रिलेटेड रूल्स बनाए जाएंगे, नोटिफिकेशन आएगा। अभी तक आप ये समझो कि अप्पा में किससे रिलेटेड एंटर कर सकते हैं? आर्म लेंथ प्राइस निकालने से रिलेटेड। अब एक चीज समझना, ये एंटर कौन कर सकता है? सीबीडीटी कर सकता है। अब सीबीडीटी जब अप्पा में एंटर करेगा एसएससी के साथ, तो वो उस एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट अप्पा में क्या लिखेगा? उसमें लिखेगा कि आपकी आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकाली जाएगी, उसका मैनर क्या रहेगा, कौन सी मेथड लगेगी। या तो हो सकता है वो 5 मेथड जो हमने देखी थी, वो 5 मेथड में से कोई मेथड लगा ले, या हो सकता है उस 5 मेथड में कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्टरेशन करके कोई मेथड दे दे, या हो सकता है कोई छठी मेथड डेवलप करके आपको दे दे कि आपके केस में ये मेथड लगेगी। अब एक और चीज समझना सर, अप्पा जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ही आप एंटर कर सकते हो। देखो कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन होते हैं जहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है, लेकिन अप्पा जो है वो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ही लगता है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के केस में अप्पा नहीं लगता है, ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में ही लगता है। अब एक और चीज समझना, अप्पा जो होता है ना, वो मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए आप ले सकते हो। कितने साल के लिए? मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए ले सकते हो। तो जो अप्पा में आप एंटर कर सकते हो, क्या आप 2 साल के लिए अप्पा में एंटर कर सकते हो? आंसर इज यस। 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए? आंसर इज यस। लेकिन क्या 6 साल के लिए कर सकते हो? आंसर इज नो। मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर के लिए आप अप्पा में एंटर कर सकते हो। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, हमने क्या किया आज एप्लीकेशन की अप्पा में एंटर करने के लिए, तो हम कौन से ईयर कवर करेंगे? करंट ईयर से करेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021, 21-22, 22-23, 23-24 एंड 24-25। ये 5 साल के लिए हमने अप्पा में एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए आप अप्पा में एंटर कर सकते हो। अब एक और चीज समझना, अगर आपने अप्पा में एंटर किया
तो जो अप्पा रहेगा वो क्या आप पे बाइंडिंग रहेगा? आंसर इज यस। एसएससी पे बाइंडिंग रहेगा, जो एसएससी उस अप्पा में एंटर किया उस एसएससी पे बाइंडिंग होगा, एज वेल एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे भी बाइंडिंग होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा अप टू द लेवल ऑफ द सीआईटी पीसीआईटी लेवल तक के जो ऑफिसर है उस पे ये बाइंडिंग होगा। लेकिन एक बात समझो, जैसे ही अप्पा में एंटर हो गए तो अब आपकी आर्मलिंग प्राइस किसके हिसाब से निकाली जाएगी? ऑब्वियसली अप्पा के हिसाब से निकाली जाएगी। अब एक और चीज समझना, जैसे ही आप अप्पा में एंटर हो जाते हो, लेकिन आगे जाके मान लो डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने जो अप्पा में एंटर किया वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट या फ्रॉड करके किया था, तो डिपार्टमेंट के पास ये पावर है, मींस सीबीडीटी के पास ये पावर है कि सीबीडीटी सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके और उस अप्पा को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है। वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है, मींस जो अप्पा था उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है। और जितना टाइम खराब हुआ, टाइम खराब कहां से हुआ? जिस दिन आप अप्पा में एंटर हुए थे उस दिन से लेके और जिस दिन वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हुआ उसके बीच में जितना टाइम खराब हुआ है, ये असेसिंग ऑफिसर को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपका असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। असेसिंग ऑफिसर विल गेट द एक्स्ट्रा टाइम, और ये एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद भी अगर असेसिंग ऑफिसर को 60 डेज से कम मिल रहा है तो एटलीस्ट असेसिंग ऑफिसर को 60 डेज का टाइम है वो मिलना चाहिए। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। सर अगर मान लो अप्पा बाइंडिंग होता है किस पे? एसएससी पे बाइंडिंग होता है, डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होता है अप टू द लेवल ऑफ सीआईटी पीसीआईटी, एज वेल एज वो वाले ट्रांजैक्शंस पे भी बाइंडिंग होता है जो ट्रांजैक्शन उस अप्पा में लिखे हुए है। अब एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है कि अप्पा आप कितने साल के लिए एंटर कर सकते हो? ऑब्वियसली मैक्सिमम 5 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स के लिए। लेकिन एक कंसेप्ट आता है रोल बैक का, क्या आप भैया रोल बैक के लिए भी जा सकते हो? आप रोल बैक के लिए भी जा सकते हो। रोल बैक का मतलब क्या होता है पता है? कि जो अप्पा में जितने ईयर है उसके पीछे के 4 साल और आप कवर कर सकते हो। तो अगर एसएससी चाहे और एसएससी के पहले भी ट्रांजैक्शन सिमिलर थे तो बेटा इसके पीछे में प्रीवियस ईयर आपका 1920 है, प्रीवियस ईयर 1819 है, प्रीवियस ईयर 1718 है एंड प्रीवियस ईयर 1617 है। ये 4 साल और कवर करवा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड योर रोल बैक प्रोविजन। अगर ये पिछले वाले सालों में इन ईयर्स में आपके ट्रांजैक्शन सेम थे जो ट्रांजैक्शन इन ईयर्स में आप कर रहे हो, तो बेटा आप रोल बैक प्रोविजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन अप्लाई फॉर द रोल बैक प्रोविजन ऑल्सो। लेकिन एक दो चीज आप ध्यान रखना बेटा, रोल बैक प्रोविजन के लिए आप नहीं जा सकते। ये जो रोल बैक प्रोविजन है, ये रोल बैक प्रोविजन के लिए आप नहीं जा सकते अगर किसी ईयर का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया था। मींस इसमें से किसी ईयर का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया था तो उस ईयर के लिए आप रोल बैक नहीं ले सकते। एज वेल एज मान लो किसी ईयर के लिए आपने जो सीए का रिपोर्ट होता है 3CB फॉर्मेट में, वो 3CB फॉर्मेट में सीए का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था तो उस ईयर के लिए आप रोल बैक में नहीं जा सकते हो, बाकी आप रोल बैक में जा सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इसमें से चॉइस कर सकते हैं, क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमको तो सिर्फ ये वाला और ये वाला ही रोल बैक में दो? आंसर इज नो, आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको ऑल 4 साल के लिए जाना पड़ेगा, ऑल 4 इयर्स के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें से एक चीज ध्यान रखना, अगर जिस ईयर में या तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं था, हो सकता है इसमें से 17-18 में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही नहीं था तो उस ईयर के लिए रोल बैक नहीं मिलेगा, या किसी ईयर के लिए आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया था तो उस ईयर के लिए रोल बैक नहीं मिलेगा। उसके बाद किसी ईयर के लिए मान लो सीईबी 3CEB का सीए का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। बाकी ईयर्स के लिए आपको रोल बैक है वो आपको मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, रोल बैक में एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आपका केस पेंडिंग था आईटेट में और आईटेट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया, आपका केस पेंडिंग था आईटेट में और आईटेट का ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, रोल बैक की वजह से अगर मान लो आप रोल बैक जा रहे हो, अप्पा तो ले ही रहे हो, अप्पा के साथ में आप रोल बैक भी ले रहे हो, और रोल बैक प्रोविजन में अगर किसी भी ईयर का इनकम जो है वो आपका रिटर्न इनकम से कम हो रहा है, अप्पा की वजह से, अप्पा में आप रोल बैक भी ले सकते हो, तो अप्पा की वजह से किसी भी ईयर का इनकम है वो रिटर्न इनकम से कम हो रहा है तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं रिटर्न इनकम से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने रिटर्न फाइल किया था और आपने जो रिटर्न फाइल किया था रिटर्न के हिसाब से इनकम 10 लाख बताया था, अब आपने अप्पा में एंटर किया, आपने रोल बैक भी लिया और रोल बैक की वजह से क्या हुआ कि आपका इनकम जो है वो मान लो 8 लाख हुआ, तो भैया 8 लाख नहीं तो 10 लाख ही लेंगे। लेकिन अगर मान लो आपने रिटर्न फाइल किया था 10 लाख पे, यहां पे आपका असेसमेंट हुआ था और असेस्ड इनकम 15 लाख था, अब रोल बैक की वजह से क्या हुआ कि मान लो यहां पे 12 लाख का इनकम हुआ, तो चलेगा या नहीं चलेगा? यस, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, मैं आपको बोलूं रोल बैक प्रोविजन के लिए आप जा सकते हो। रोल बैक ईयर किसको बोलेंगे कि भैया जो तुम्हारे अप्पा वाले ईयर है उसके पीछे के 4 साल और आप कवर कर सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, रोल बैक कौन कौन से ईयर, रोल बैक कब मिलेगा? एक तो तभी मिलेगा जब रोल बैक वाले ईयर में आपके ट्रांजैक्शन सेम
सेम है, ट्रांजैक्शन सेम और सिमिलर है, तभी आपको रोल बैक मिलेगा। रोल बैक कब नहीं मिलेगा? अगर किसी ईयर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो उस ईयर का नहीं मिलेगा। किसी भी ईयर का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया था तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक नहीं मिलेगा। उसके बाद किसी भी ईयर में 3CEB का सीए का रिपोर्ट फाइल नहीं किया था तो उस ईयर के लिए आपको रोल बैक है, वो रोल बैक नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, सर जैसे ही आप अप्पा में एंटर होते हो तो उस केस में क्या होता है, जैसे ही आप अप्पा में एंटर हो गए 92CD इज रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ अप्पा। एक चीज समझना, जैसे मान लो ये अप्पा में आप एंटर कर रहे हो 5 साल के लिए, प्रीवियस ईयर 2021 से लेके और 24-25 तक, और उसके साथ साथ में आप रोल बैक ईयर भी ले रहे हो। आप अगर रोल बैक ईयर भी लेते हो, अब एक चीज समझना, आपने एप्लीकेशन मान लो यहां पे किया, समझने की कोशिश करना, आपने फॉर एन एग्जांपल यहां पे एप्लीकेशन किया, इस साल में आपने एप्लीकेशन किया, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जिस ईयर में एप्लीकेशन किया उसी ईयर में जो सीबीडीटी आपके साथ में अप्पा में एंटर हो जाएगी। बहुत बार 2-2 साल लग जाते हैं, बहुत बार 2-2 3-3 साल लग जाते हैं, उसके बाद सीबीडीटी जाके आपके साथ अप्पा में एंटर होती है। और अप्पा में मान लो सीबीडीटी एंटर हुई, वो यहां पे हुई 22-23 में जाके, और यहां पे मान लो 10 दिसंबर 2022 को अप्पा में एंटर हुए, 10 दिसंबर 2022 को अप्पा में एंटर किया सीबीडीटी ने, तो सीबीडीटी ने अप्पा में एंटर किया वो 10 दिसंबर 2022 को किया। लेकिन बेटा ये जो अप्पा एप्लीकेबल है वो 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एज वेल एज रोल बैक ईयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एक बात बताओ, जिस दिन अप्पा में एंटर हुए उससे पहले पहले आप बहुत सारे ईयर के रिटर्न तो ऑलरेडी फाइल कर चुके होंगे। आप ये रोल बैक वाले जितने भी ईयर है उनके रिटर्न ऑलरेडी आप पहले फाइल कर चुके होंगे, एज वेल एज आपने 2021, 21, 22 का भी रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया होगा। तो अगर आप इन ईयर्स के रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो तो अब आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब जिन ईयर पे अप्पा लग रहा है उन ईयर के रिटर्न आप ऑलरेडी पहले फाइल कर चुके हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा वाज एंटर। मतलब जिस मंथ में आपने अप्पा में एंटर किया उस मंथ के एंड से 3 महीने के अंदर अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा। 3 महीने के अंदर अंदर आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो अब एक बात समझो, इन ईयर्स के लिए आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दिए। अब जैसे ही मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दिए, और लेकिन हुआ क्या, क्या उन ईयर्स का तो मान लो असेसमेंट ऑलरेडी पहले कंप्लीट हो चुका है, तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, उन ईयर का वापस से रीकंप्यूटेशन करेगा, मींस रीअसेसमेंट करेगा इन सिंपल वर्ड। वहां पे वो रीकंप्यूटेशन करेगा इन ईयर का अप्पा के हिसाब से, और अप्पा के हिसाब से क्वेश्चन ये आता है वो रीअसेसमेंट कब तक कंप्लीट करेगा, तो उसका टाइम लिमिट है 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अप्पा वाज एंटर्ड। मतलब जिस सॉरी 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वाज द फाइल। तो जिस ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया था, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वाज फाइल, मतलब जिस ईयर में आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया था उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर वो असेसमेंट है वो वापस से उसका रिकंप्यूटेशन कंप्लीट कर देगा। लेकिन एक चीज समझना, जो भी पेंडिंग असेसमेंट है, तो पेंडिंग असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो फ्यूचर वाले असेसमेंट है वो ऑलरेडी पेंडिंग है, जिनका असेसमेंट हुआ ही नहीं तो वो सब असेसमेंट पेंडिंग है। तो फ्यूचर वाले असेसमेंट जितने भी पेंडिंग होते हैं वहां पे असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। जो असेसिंग ऑफिसर होता है उसको असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जो पेंडिंग असेसमेंट है उसके लिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, यहां पे सीबीडीटी का कुछ सर्कुलर, और सीबीडीटी का सर्कुलर है वो ये बोलता है, और ये सीबीडीटी का सर्कुलर जो भी अब मैं बात करूंगा वो सिर्फ रोल बैक से रिलेटेड करूंगा। पहली चीज ये, क्या सर एसएससी ऐसा कर सकता है क्या वो उसको सिर्फ अप्पा में एंटर होना है, रोल बैक नहीं लेना? आंसर इज यस, रोल बैक इज चॉइस फॉर यू। ये रोल बैक है, ये आपके पास चॉइस है, आपको जाना है रोल बैक में तो जाओ, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ अप्पा में एंटर हो सकते हो। लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको अप्पा में तो एंटर नहीं करना, सिर्फ हमको रोल बैक दे दो? आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता बेटा। पहले आपको शादी करनी पड़ेगी, फिर बच्चे आपके पास ऑप्शन है। बच्चा मींस ये है बच्चे, अगर आपको बच्चे करने हैं नहीं करने दैट इज योर ऑप्शन, बट ऐसा नहीं कि हमको तो शादी तो करनी नहीं, हमको सिर्फ बच्चे चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। मींस आप अप्पा में एंटर करना ही पड़ेगा, फिर रोल बैक लेना है नहीं लेना ये आपका चॉइस है। आप बोलो हमको सिर्फ रोल बैक दे दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज समझना आप लोग, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। कुछ चीजें आती है दैट इज रिलेटेड टू द अमलगमेशन एंड डीमर्जर। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम था ए लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम था बी लिमिटेड, ए बी दोनों मर्ज हो गई और एक कंपनी बना दी दैट इज कॉल्ड ए बी लिमिटेड। अब एक चीज समझना, ए बी लिमिटेड मान लो अप्पा में एंटर होती है, तो ए बी लिमिटेड क्या रोल बैक ले सकती है? नहीं, आंसर इज नो, बिकॉज ए बी लिमिटेड पहले थी ही नहीं। ए अलग कंपनी थी, बी अलग कंपनी थी, ए बी लिमिटेड है वो नई कंपनी बन गई, तो ए बी लिमिटेड जो है वो अप्पा में एंटर हो रही है, तो ए बी लिमिटेड क्या रोल बैक ले सकती है कि नहीं ले सकती? क्योंकि पहले ए बी लिमिटेड थी नहीं रोल बैक ईयर में। लेकिन एक चीज समझना, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है साई लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है जिसका नाम है शिरडी लिमिटेड। अब हुआ क्या, साई लिमिटेड है वो मर्ज हो गई शिरडी लिमिटेड के साथ और अभी भी शिरडी लिमिटेड चल रही है।
में साई लिमिटेड कंपनी है, एक शिरडी लिमिटेड है, साई लिमिटेड शिरडी लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई, शिरडी लिमिटेड अभी भी है। अब शिरडी लिमिटेड अगर अप्पा में एंटर हो रही है तो क्वेश्चन ये आता है कि शिरडी लिमिटेड क्या रोल बैक भी ले सकती है? नहीं, आंसर इज यस, बिकॉज पहले भी शिरडी लिमिटेड थी, अभी भी शिरडी लिमिटेड है, तो शिरडी लिमिटेड है वो रोल बैक ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द डीमर्जर। डीमर्जर के केस में क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है टाइटन करके, ठीक है, टाइटन ने क्या किया, दो सेगमेंट बना दिए, एक तो टाइटन लिमिटेड है करके और एक तनिष्क लिमिटेड और बन गया। अब एक बात समझो, तनिष्क लिमिटेड अप्पा में एंटर हो रही है तो तनिष्क लिमिटेड क्या रोल बैक ले सकती है? नहीं ले सकती, क्योंकि तनिष्क लिमिटेड पहले थी नहीं। भैया जब अप्पा के टाइम पे जो कंपनी है वो रोल बैक ईयर में भी होनी चाहिए, तो तनिष्क लिमिटेड अभी है तो तनिष्क लिमिटेड अप्पा तो ले सकती है, बट वो रोल बैक में नहीं जा सकती क्योंकि पहले तनिष्क लिमिटेड थी नहीं। लेकिन एक बात बताओ, टाइटन लिमिटेड है वो अगर अप्पा में जाती है तो टाइटन लिमिटेड रोल बैक ले सकती है? नहीं, आंसर इज यस, बिकॉज टाइटन लिमिटेड अभी भी है और टाइटन लिमिटेड पहले भी थी। टाइटन लिमिटेड अभी भी है और टाइटन लिमिटेड पहले भी थी, तो ये सब आपके कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू द रोल बैक और अप्पा करके, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया और जो जो पॉइंट्स मैंने पढ़ाए वो आपको याद रखने हैं एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं एक और वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन दैट इज द 92C, दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। और ये सेक्शन 2-3 साल पहले ही आई थी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट समझने से पहले आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। प्राइमरी एडजस्टमेंट क्या होता है? जैसे आई कैन टेक अ एग्जांपल कि आपने क्या किया, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में मान लो आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेल का ट्रांजैक्शन है और सेल का ट्रांजैक्शन आपने बताया था 4 करोड़ पे, लेकिन आर्म लेंथ प्राइस आई वो मान लो 6 करोड़ आई। आपने ट्रांजैक्शन किया था सेल का दैट वाज 4 करोड़, बट आर्म लेंथ प्राइस आई वो 6 करोड़ आई। तो एक बात बताओ, आपने 4 करोड़ पे सेल रिकॉर्ड की थी, आर्म लेंथ प्राइस है वो 6 करोड़ है, तो आपकी प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से बढ़ जाएगा। आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़ जाएगा। यहां 2 करोड़ से प्रॉफिट को बढ़ाना दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी एडजस्टमेंट। मींस आपका जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस और आर्म लेंथ प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उससे आपके प्रॉफिट को बढ़ाना, दिस इज कॉल्ड योर प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब एक चीज समझना, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट आपका 2 करोड़ रुपीस का हुआ, 2 करोड़ से आपकी इनकम है वो बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, लॉ मेकर्स बोलते हैं ये 2 करोड़ इंडिया में तो आया ही नहीं, ये 2 करोड़ रुपीस है ये इंडिया में तो आया ही नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, सेल किया वो 4 करोड़ से किया, आर्म लेंथ प्राइस है वो 6 करोड़ है, आपका प्रॉफिट 2 करोड़ से हमने बढ़ा दिया, बट ये 2 करोड़ रुपीस जिसको मैं एक्सेस मनी बोलूंगा, ये एक्सेस मनी जो है ये तो इंडिया में तो आया ही नहीं, ये तो आपके फॉरेन में पड़ा है पैसा। तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं कि ये 2 करोड़ का जो एक्सेस मनी है ना, ये आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा 90 डेज के अंदर अंदर। ये 90 डेज कहां से काउंट होगा अभी मैं आपको बताता हूं। ये 90 डेज के अंदर अंदर ये 2 करोड़ रुपीस है वो आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने ये 2 करोड़ को रिपेट्रिएट नहीं किया तो ये माना जाएगा कि ये 2 करोड़ का आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उस लोन पे अब हम हर साल क्या करेंगे, आपकी इंटरेस्ट इनकम जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे जोड़ते जाएंगे। मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। ये 2 करोड़ का जो एक्सेस मनी है, ये 2 करोड़ रुपया जो है वो आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा विद इन द 90 डेज। अगर 90 डेज में आपने रिपेट्रिएट नहीं किया तो हम ये मानेंगे कि ये 2 करोड़ का आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उस लोन पे अब हम इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में एवरी ईयर जोड़ते जाएंगे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एडजस्टमेंट। जो ये लोन मान के और इस पे 2 करोड़ पे आपकी जो है वो इनकम एक्सेस, जो 2 करोड़ पे इंटरेस्ट इनकम है वो हर साल आपकी इनकम में जोड़ते जाएंगे जब तक आप रिपेट्रिएट नहीं करोगे तब तक, दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अब एक और चीज समझना, सर क्वेश्चन ये आता है कि हमको वो पैसा क्या अपनी वही वाली एसोसिएट एंटरप्राइज से रिपेट्रिएट करना है जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया था? पहले ऐसा था, बट लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट हुआ और निर्मला सीतारमण जी ने बोला किसी भी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से आप 2 करोड़ रिपेट्रिएट कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी एसोसिएट एंटरप्राइज से करो जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया था, किसी भी दूसरी भी आपकी अगर नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज है वो किसी भी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से आप वो पैसे को रिपेट्रिएट कर सकते हो। अब एक और चीज समझना बेटा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी होता है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट 5 रीजन की वजह से होता है। अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 5 रीजन की वजह से हो रहा है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा। पहला, अगर एसएससी ने सुओ मोटो किया इन द रिटर्न ऑफ इनकम, जब एसएससी अपना रिटर्न फाइल कर रहा था एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से आर्म लेंथ प्राइस उसने खुद ने ज्यादा बता दी, तो प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर एसएससी ने खुद ने किया, या फिर प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसिंग ऑफिसर के असेसमेंट ऑर्डर की वजह से हुआ और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया, मींस असेसमेंट ऑर्डर की वजह से हुआ और एसएससी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया,
तीसरा, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट अप्पा की वजह से हो रहा है, अगर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट की वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है। चौथा, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो मान लो सेफ हार्बर रूल्स की वजह से हो रहा है। और पांचवा, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट मैप की वजह से हो रहा है। मैप का मतलब होता है तुम्हारा म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। ये म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि बहुत बार, जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, मेरा मॉरिशस से कुछ इनकम हुआ और मॉरिशस की गवर्नमेंट मुझे इंडिया मॉरिशस डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं दे रही, तो मैं क्या करूंगा, इंडियन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोलूंगा कि मॉरिशस की गवर्नमेंट मुझे डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट नहीं दे रही। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, मॉरिशस की गवर्नमेंट के साथ में एक अरेंजमेंट करके और एक सॉल्यूशन निकालेगी, दैट इज कॉल्ड मैप, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। और वो मैप की वजह से अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी तरफ देखो, प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर 5 रीजन की वजह से होता है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 5 रीजन कौन कौन से? पहला रीजन ये कि अगर मान लो एसएससी ने सुओ मोटो अपने रिटर्न में प्राइमरी एडजस्टमेंट किया तो। दूसरा, अगर असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर की वजह से अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ तो। तीसरा, अगर अप्पा की वजह से हुआ और अप्पा 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद में एंटर हुआ है। चौथा, अगर सेफ हार्बर रूल्स की वजह से हुआ। और पांचवा, आपका अगर मैप की वजह से हुआ तो उस केस में बेटा सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो कि जो एक्सेस मनी है, जो आर्म लेंथ प्राइस और एक्चुअल ट्रांजैक्शन के प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, वो एक्सेस मनी 90 डेज में इंडिया में लानी है, बट 90 डेज कहां से लेंगे? 90 डेज कहां से लेंगे तो समझने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहला, अगर मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ या अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर एओ या अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से हो रहा है, तो जिस दिन ऑर्डर पास हुआ 90 डेज उस ऑर्डर की डेट से आपको लेना है। मींस 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर उस पैसे को इंडिया में रीपेट्रिएट आपको करना है। अब एक और चीज समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, अप्पा की वजह से हुआ। जैसे अप्पा की वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है, अब समझने की कोशिश करना, यहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने अप्पा में जो एंटर कर रहे हो उसके लिए मान लो प्रीवियस ईयर 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 एंड 24, 25, ये 5 साल के लिए आप अप्पा में एंटर कर रहे हो। अब एक चीज समझना, हुआ क्या, आपने एप्लीकेशन 2021 में किया था, लेकिन अप्पा एंटर हुआ वो मान लो 19 दिसंबर 2022 को हुआ। तो 19 दिसंबर 2022 को हुआ। तो अब एक चीज समझना, अप्पा की वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है और प्राइमरी एडजस्टमेंट उन ईयर्स के लिए हो रहा है जिनका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुका है। रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) का जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो मैं एक बात बोलूं बेटा, अगर इस डेट को आपका अप्पा एंटर हुआ तो अप्पा एंटर होने से पहले ये 2 साल ऐसे है जिसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुका है। ये 2 साल ऐसे है, मींस इन 2 सालों का आपका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है वो ऑलरेडी जा चुका है। इन 2 इयर्स का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुका है। तो भैया एक काम करो, ये 90 डेज और मान लो इन दोनों ईयर का प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है, इन दोनों ईयर्स का प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रहा है, तो भैया आपको ये 90 डेज कहां से काउंट होगा पता है? 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच अप्पा वाज एंटर्ड। मतलब जिस मंथ में अप्पा एंटर हुआ, जिस मंथ में अप्पा एंटर हुआ उस मंथ के एंड से 90 डेज के अंदर अंदर आपको वो पैसा रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। तो कौन से मंथ में अप्पा एंटर हुआ है? दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर के एंड से 90 डेज के अंदर अंदर पैसा रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप अप्पा में एंटर हुए और प्राइमरी एडजस्टमेंट उन ईयर का हो रहा है जिसका अभी तक रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 139(1) वाला नहीं गया, मींस जो 139(1) वाला डेट है वो 139(1) वाला डेट अभी तक नहीं गया, तो इन ईयर्स के लिए मैं बताऊं 139(1) वाला ड्यू डेट अभी तक नहीं गया। तो इन ईयर के लिए जब आप 139(1) में रिटर्न फाइल करोगे ना, वो रिटर्न फाइलिंग की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर पैसा है वो आपको इंडिया में रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। वो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर पैसा इंडिया में आपको रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस, वापस बोल रहा हूं मैं, 3 चीजें मैं आपको पढ़ाया। पहली चीज तो मैंने ये बताई कि भैया ये 90 डेज कहां से काउंट होता है। तो 90 डेज अगर मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट एओ या अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से हुआ है, तो ऑर्डर की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करो। दूसरा, अगर अप्पा की वजह से हुआ और अप्पा में एंटर हुए उससे पहले पहले मान लो उस साल का रिटर्न फाइलिंग का 139(1) का ड्यू डेट जा चुका है, तो अप्पा में जिस मंथ में एंटर हुआ उस मंथ के एंड से 90 डेज के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करो। अगर मान लो 139(1) का ड्यू डेट आना है उन ईयर्स का, तो उस केस में एक काम करो, जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग के ऑफ रिटर्न जो है वहां से 90 डेज के अंदर अंदर रिपेट्रिएट करो। अगर मान लो मैप की वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है, तो भैया जिस दिन एओ ने इफेक्ट दिया मैप का इफेक्ट देना
देना पड़ता है आपके असेसमेंट ऑर्डर पे एओ द्वारा। तो जिस दिन एओ ने इफेक्ट दिया वो उस इफेक्ट की डेट से 90 डेज के अंदर अंदर वो पैसा इंडिया में रिपेट्रिएट करो। और लास्ट वाला, अगर मान लो जैसे एसएससी ने सुओ मोटो या एनी अदर रीजन जैसे सेफ हार्बर रूल्स वगैरह उसकी वजह से प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है, तो जो एसएससी का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आता है 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर आपको इंडिया में पैसा रिपेट्रिएट करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो डिले हो जाता है 90 डेज में आप पैसा रिपेट्रिएट नहीं कर पाए, तो क्वेश्चन ही आता है इंटरेस्ट लगेगा। बट इंटरेस्ट कब से लगेगा? क्या 90 डेज के बाद से लगेगा या उस 90 डेज का भी इंटरेस्ट लगेगा? राइट आंसर इज वो 90 डेज का भी इंटरेस्ट लगेगा। जैसे मान लो पैसा 90 डेज में रिपेट्रिएट करना था, आपने 100 डेज में किया, तो इंटरेस्ट 10 डेज का लगेगा या 100 डेज का लगेगा? राइट आंसर इज 100 डेज का लगेगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, अप्पा वाले पॉइंट में यहां पे भी थोड़ा डिफरेंस है। और यहां डिफरेंस कैसे है? जैसे मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो एओ या अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की वजह से मिला था, तो ऑर्डर से 90 डेज में लाना था, नहीं लाया तो ऑर्डर की डेट से 90 डेज, ऑर्डर की डेट से ही इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। मैं क्या बोला? 90 डेज में नहीं लाया तो ऑर्डर की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर है, वहीं से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इंटरेस्ट इनकम इंक्लूड करेंगे अपन। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो अप्पा की वजह से है और अप्पा में एंटर हुए उससे पहले 139(1) का ड्यू डेट जा चुका है, तो जिस मंथ में अप्पा में एंटर हुए उस मंथ के एंड से 90 डेज लेते थे, तो उस मंथ के एंड से फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू होगा उसके बाद। लेकिन एक चीज समझना, अगर अप्पा में एंटर हुए और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 139(1) वाला आना बाकी है उस ईयर का, मींस 139(1) की ड्यू डेट आनी बाकी है, तो मैंने क्या बोला था? जिस दिन रिटर्न फाइल करोगे वहां से 90 डेज। लेकिन मान लो वहां से 90 डेज में आपने रिपेट्रिएट नहीं किया, तो उस साल की जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी ना 139(1), रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 139(1 है, वो ड्यू डेट के बाद से इंटरेस्ट लगना चालू होगा। देखो, पैसा लाना कब तक था कि एक्चुअल जिस डेट को रिटर्न फाइल किया वहां से 90 डेज, ठीक है। लेकिन मान लो नहीं लाया तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है, वहां से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। अगर मैप की वजह से है तो मैप का जिस दिन इफेक्ट दिया उस दिन से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन चालू होगा, और एनी अदर रीजन की वजह से है तो जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है उसके बाद से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो चालू हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो एक्सेस मनी जो है वो ये माना जाएगा कि आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन दिया है और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट इनकम हम जोड़ते जाएंगे। लेकिन सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर इंटरेस्ट की रेट क्या होगी? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ में, वो ट्रांजैक्शन कौन सी करेंसी में डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में है या इंडियन करेंसी में? अगर इंडियन करेंसी में है तो रेट क्या लोगे पता है? जिस प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट इनकम ऐड कर रहे हो उस प्रीवियस ईयर की 1 अप्रैल की एसबीआई की 1 ईयर की लेंडिंग रेट क्या है वो ले लो पहले। एसबीआई की 1 ईयर की लेंडिंग रेट एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, और उसमें आप 3.25% जोड़ दो। मींस एसबीआई का 1 ईयर का लेंडिंग रेट एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस 3.25% जोड़ दो। लेकिन अगर मान लो आपने फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन किया है तो आप एक काम करो, जिस प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट इनकम जोड़ रहे हो उस प्रीवियस ईयर का 30th सितंबर का 6 मंथ का लाइबोर क्या है, जो भी लाइबोर या लिबोर 6 मंथ का रहता है उसमें आप 3% की रेट है वो जोड़ दो, 3% जोड़ दो। जैसे लाइबोर है वो मान लो 9% है तो 9 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 12% होगा, अगर आपने फॉरेन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है तो। अब एक और चीज समझना, मैं बताऊं ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट 1 करोड़ या उससे कम है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला? प्राइमरी एडजस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ तो ही सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना, और दूसरा प्राइमरी एडजस्टमेंट अगर असेसमेंट ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स है तो ही करना है। अगर मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट 16-17 या उससे पहले वाला है करके, ठीक है, कितना भी अमाउंट है, तो उस केस में सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, सेकेंडरी एडजस्टमेंट तभी करना है जब प्राइमरी एडजस्टमेंट असेसमेंट ईयर 17-18 ऑनवर्ड्स है एंड 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना है। मैंने यहां पे बहुत ही प्यारे एग्जांपल दे रखे हैं। अब एक बात समझना, बहुत सारी कंपनियों ने बोला कि सर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिपेट्रिएट मनी फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया। मान लो एसोसिएट एंटरप्राइज से वो पैसा ला ही नहीं पाएंगे हम, तो आप तो इंटरेस्ट इनकम हर साल जोड़ते जाओगे, इंटरेस्ट इनकम को हर साल इंक्लूड करते जाओगे। तो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने एक सेक्शन डाली दैट इज 92C सबसेक्शन 2A, और ये सेक्शन बोलती है कि एक काम करो, चलो आप पैसा नहीं ला सकते कोई बात नहीं, आप इंडिया में एक एडिशनल टैक्स भर दो कि जितना तुम्हारा एक्सेस मनी नहीं ला पा रहे हो उस पे आप 18% की रेट से टैक्स भर दो, और 18% में 12% सरचार्ज ऑलवेज जुड़ेगा और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन ऑलवेज जुड़ेगा। इतना गवर्नमेंट को आप टैक्स भर दो, और जिस दिन आपने ये टैक्स भर दिया उसके बाद से हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, मींस जो इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम में जोड़ते थे वो हम नहीं जोड़ेंगे।
तो ये ऑप्शनल है। अगर मान लो आप वो पैसा रिपेट्रिएट नहीं कर पाते हो तो आप एक काम करो, इंडिया में टैक्स भर दो 20.9664% से। जो तुम्हारा एक्सेस मनी है, जितना पैसा नहीं ले पा रहे हो, आप उस पर 20.9664% सीधा गवर्नमेंट को टैक्स भर दो। और गवर्नमेंट को अगर आपने ये टैक्स भर दिया तो भैया जिस दिन आपने ये टैक्स भरा उसके बाद से फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। उसके बाद एक सेक्शन होती है 94A। 94A इज रिलेटेड टू द नॉन नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया, जिसको अपन एनजे बोल सकते हैं। अब एक बात समझना, वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो अपने साथ कोऑपरेट नहीं करती है, मींस अपने साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है, ब्लैक मनी होल्डर की वगैरह इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती है, जैसे साइप्रस है, स्विट्जरलैंड है वगैरह। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनका तो कुछ उखाड़ नहीं सकते अगर कि, ठीक है। तो हमारे पास ये पावर है कि हम उस कंट्री को नोटिफाइड जुरिस्डिक्शनल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और अभी तक मैं बताऊं, एक ही कंट्री को एनजे डिक्लेयर किया था, दैट इज द साइप्रस या सिप्रस को, लेकिन वो भी अब हटा दिया है। अब साइप्रस या सिप्रस है, वो एनजे नहीं है। एक बार इन्होंने डिक्लेयर किया था बट वो रेट्रोस्पेक्टिवली फिर हटा दिया। अगर मान लो किसी कंट्री को एनजे डिक्लेयर कर देते हैं तो होगा क्या? तो जैसे मान लो साइप्रस को एनजे डिक्लेयर किया तो भैया इंडिया का कोई पर्सन साइप्रस में लोकेटेड किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, एनजे में लोकेटेड किसी भी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो ये मान लिया जाएगा कि आप दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो, मतलब डीम टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज मान लिए जाएंगे। और दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और ट्रांसफर प्राइसिंग के जितने भी प्रोविजन है वो सब लग जाएंगे। और वो +-3% 1% का टॉलरेंस बेंड था ना, वो भी नहीं मिलेगा। मिस ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा, डीम टू बी आप उसके कोई लगते ही नहीं हो, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो भी एसोसिएट एंटरप्राइज और ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह है वो आपका लग जाएगा। उसके बाद में एक और चीज समझना, फिर अगर आप साइप्रस में लोकेटेड किसी भी पर्सन को कुछ भी पेमेंट करोगे और उस पर टीडीएस काटना है तो आपको मिनिमम टीडीएस 30% काटना पड़ेगा। मिस 30% की रेट से तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा, मिनिमम टीडीएस है वो आपको 30% की रेट से काटना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, साइप्रस में लोकेटेड किसी पर्सन से आपको कुछ पैसा मिलता है, साइप्रस में लोकेटेड किसी पर्सन से आपको कुछ पैसा मिलता है, तो उस पैसे को आपको यह बताना पड़ेगा कि उस पर्सन का वो सोर्स क्या था, मींस उसने वो पैसा कहां से लाया था। जो पर्सन ने आपको पैसा दिया वो पैसा उस पर्सन का सोर्स क्या था। अगर आप सोर्स नहीं बता पाए तो उस केस में वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। भैया साइप्रस में लोकेटेड एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर लोबो। लोबो ने मान लो मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, तो मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना पड़ेगा कि लोबो ने यह पैसा कहां से कमाया था। अगर मैं नहीं बता पाया तो उस केस में वो जो पैसा है वो हमारी इनकम मान ली जाएगी। लेकिन लोबो बोलता है कि नहीं नहीं पैसा मेरा नहीं है, तो होबो का है, तो हमको यह बताना पड़ेगा होबो ने यह पैसा कहां से कमाया था, नहीं तो वो हमारी इनकम मान ली जाएगी। अब एक और चीज समझना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ेगी। अगर साइप्रस से रिलेटेड कोई पर्सन के साथ हम ट्रांजेक्शन करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो हमको देनी पड़ेगी। उसके बाद एक सेक्शन 92BA होती है, दैट इज द स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अब एक बात समझना, ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के केस में लगता है, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऐसे है जहां ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा अगर वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वो 20 करोड़ से ज्यादा है। और कौन कौन से स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पता है? ऐसा ट्रांजैक्शन जो 80IA सबसेक्शन 8 या 80IA सबसेक्शन 10 में दे रखा है, या ऐसे ट्रांजैक्शन जो 80A में दे रखे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसपे अंडर चैप्टर 6A और अंडर चैप्टर 10AA जहां पे 80IA 8 और 10 के प्रोविजन लगते हैं, या ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पे सेक्शन 115BAB 4 में दे रखा है, या एनी अदर ट्रांजैक्शन में बी नोटिफाइड। ये क्या होता है जब आप इंटर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे मान लो आई कैन टेक एग्जांपल कि मेरी एक कंपनी है, जिस कंपनी को क्या है, मुंबई में लोकेटेड मेरी एक कंपनी है, और उस कंपनी को मान लो 10 साल तक टैक्स नहीं लगने वाला ड्यू टू सम रीजन। एक कंपनी मेरी राजस्थान में जहां पे टैक्स लगता है, तो मैं क्या करूंगा, राजस्थान वाली कंपनी से क्या करवाऊंगा, परचेज करवाऊंगा। मुंबई वाली कंपनी सेल करेगी तो मुंबई वाली कंपनी बहुत हाई वैल्यू पे सेल करेगी, राजस्थान वाली कंपनी है वो परचेज करेगी, क्योंकि मुंबई वाली कंपनी का सेल जितना भी बड़ा हो, प्रॉफिट कितना भी हो, इधर तो टैक्स लगने वाला नहीं है 10 साल तक, और उधर परचेज ज्यादा हो जाएगी तो उधर भी टैक्स है वो कम कर देंगे। लोग ऐसे ट्रांजेक्शन करते थे। तो ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन अगर है और 20 करोड़ से ज्यादा का है तो उस केस में आपको ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग, जिसको अपन सीबीसी रिपोर्टिंग बोलते हैं। ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग क्या होता है, जिसको मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने सुना होगा एक यूनिलीवर ग्रुप है, यूनिलीवर ग्रुप का जो मेन कंपनी है वो यूके में है, जिसका नाम है मान लो यूयूएल, दैट इज यूके यूनिलीवर लिमिटेड। अब एक बात समझना, ये यूनिलीवर ग्रुप वर्ल्ड में हर जगह है, जैसे इंडिया में भी है, और इंडिया में इनकी कंपनी है जिसका नाम है HUL करके, ठीक है। वैसे के वैसे ये पाकिस्तान में भी है जिसका नाम है PUL, वैसे के वैसे ये नेपाल में भी है जिसका नाम है NUL। तो हर कंट्री में ये अपना फैला हुआ ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड यूनिलीवर ग्रुप। वैसे का वैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का बेस एक ग्रुप है जिसका नाम है अदानी ग्रुप।
तो इंडिया में एक अदानी इंडिया जो है जिसका पेरेंट एंटिटी है वो इंडिया में, दैट इज अदानी इंडिया। ऐसे का ऐसे अदानी पाकिस्तान में भी है जिसका नाम है अदानी पाकिस्तान। ऐसे का ऐसे अदानी यूएसए में भी है जिसका नाम है अदानी यूएसए। ऐसे का ऐसे यूके में भी है जिसका नाम है अदानी यूके। तो ये अदानी ग्रुप है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अब एक चीज समझना, होता क्या है बहुत बार कि हमको ये पता नहीं चलता है कि वो ग्रुप पूरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है। जो मल्टीनेशनल ग्रुप है, जो एमएनसी है, वो पूरे वर्ल्ड में क्या काम कर रहा है वो हमको पता नहीं चलता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बेप्स के एक्शन प्लान आए, और जो बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 13 है वो ये बोलता है कि कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करवाओ। इन्होंने बोला कि 3 तरह की रिपोर्टिंग लाओ। एक तो लोकल फाइल बनवाओ, लोकल फाइल का मतलब होता है टीपी स्टडी रिपोर्ट। एक मास्टर फाइल बनवाओ। ये मास्टर फाइल क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो रहती है उसको, जिस कंट्री में वो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी काम कर रही है, वहां पे उसको अपने पूरे ग्रुप का ओवरव्यू देना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड योर मास्टर फाइल। एक होती है कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करता है कि जो पेरेंट एंटिटी होती है। पेरेंट एंटिटी किसको बोलते हैं पता है? पेरेंट एंटिटी मतलब ऐसी एंटिटी जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। जो सीएफसी फाइल करता है, जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सीएफएस फाइल करता है, वो वाली कंपनी जो होती है दैट इज कॉल्ड पेरेंट एंटिटी। तो एक बात बताओ, अगर मैं यूनिलीवर ग्रुप की बात करूं तो जो यूके वाली जो यूनिलीवर है वो पेरेंट एंटिटी है, तो इसको मैं बोलूंगा पेरेंट एंटिटी, ठीक है। और ये जितनी भी इंडिया में एचयूएल, नेपाल वगैरह जो है, ये सब तुम्हारी है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। आई कैन से दैट द ग्रुप एंटिटी। तो बेटा पेरेंट एंटिटी क्या करेगी पता है? जैसे ये यूनिलीवर यूके है, ये यूके में अपनी सीबीसी फाइल करेगी, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करेगी। और कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग में ये क्या फाइल करेंगे पता है? पूरे वर्ल्ड में इनका रेवेन्यू कितना है, पूरे वर्ल्ड में इनका प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स कितना है, पूरे वर्ल्ड में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, ये क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सब चीजें, उनका एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने लोगों को जॉब दे रखा है, वो सब डिटेल जो है वो यूके यूनिलीवर है वो यूके में फाइल करेगी। अब यूके क्या करेगा पता है? वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग इंडिया के साथ में, इंडिया के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, नेपाल के साथ में, सबके साथ में शेयर कर देगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। इन द सेम लाइन हुआ क्या, इंडिया में एक जो पेरेंट एंटिटी है दैट इज द अदानी इंडिया। तो अदानी इंडिया क्या करेगी? कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग किसको फाइल करेगी? इंडियन गवर्नमेंट को करेगी, इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को करेगी। और इंडिया क्या करेगा? वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग है पाकिस्तान के साथ, यूएसए के साथ, यूके के साथ, सबके साथ शेयर कर देंगे। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। अब एक चीज समझना, ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग के लिए अपने इनकम टैक्स में एक सेक्शन डाली गई, दैट इज द सेक्शन 286। और सेक्शन 286 क्या बोलती है पता है? सेक्शन 286 ये बोलती है कि अगर मान लो कोई भी पेरेंट एंटिटी जो है इंटरनेशनल ग्रुप की, या ऑल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी है, ऑल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है अभी बताता हूं। अगर कोई पेरेंट एंटिटी है वो इंडिया की रेजिडेंट है, अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट का इसका मतलब एग्जांपल क्या हुआ? तुम्हारा अदानी इंडिया। तो जो अगर मान लो तुम्हारी जो पेरेंट एंटिटी है वो अगर इंडिया की रेजिडेंट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी को, दैट इज द डीजीआईटी रिस्क असेसमेंट, और उसका डेजिग्नेटेड जो ज्वाइंट डायरेक्टर होता है उसको फाइल होती है, सीबीसी फाइल करेगी। और ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग तभी फाइल करनी पड़ेगी जब उसका लास्ट ईयर का, लास्ट अकाउंटिंग ईयर का जो ग्रॉस ग्रुप का रेवेन्यू है, जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसका ग्रॉस रेवेन्यू है वो 5,500 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो पेरेंट एंटिटी है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करेगी। तो देखो इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग कौन फाइल करेगा? अदानी इंडिया। तो जो अदानी इंडिया, जो पेरेंट एंटिटी इंडिया का रेजिडेंट है, और ग्रुप रेवेन्यू लास्ट अकाउंटिंग ईयर का अगर 5,500 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा 12 मंथ के अंदर अंदर, आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जैसे ही अपना अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाएगा उसके 12 महीने के अंदर अंदर उनको कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग तभी फाइल करना है जब वो ग्रुप का जो रेवेन्यू है करके लास्ट अकाउंटिंग ईयर का वो 5,500 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, अगर पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट नहीं, कौन सा एग्जांपल? आपका यूके यूनिलीवर वाला, यूनिलीवर वाला। तो उस केस में क्या होगा पता है? कि इंडिया में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जो है ना वो अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को ये बताएगी क्या भैया हम कहीं ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी तो नहीं है। ये ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है कि बहुत बार पेरेंट एंटिटी क्या करती है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को डेजिग्नेटेड कर देती है ये पावर कि हमारी ये ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी ये है और ये कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करेगी। ऐसा हो सकता है ना कि यूनिलीवर ग्रुप जो यूके वाली कंपनी सीबीसी ना फाइल करके उन्होंने मान लो डेजिग्नेटेड कर दिया पाकिस्तान की एंटिटी को कि पीयूएल इज अवर ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी, और पीयूएल है वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करेगी। तो देखो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, अगर पेरेंट
पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट नहीं है बट कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है, एग्जांपल इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो एचयूएल क्या करेगी पता है, अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटी को यह बताएगी कि कहीं हम ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी तो नहीं है, और वो बताएगी कि हमारी पेरेंट एंटिटी कौन है, हमारी पेरेंट एंटिटी यूके में, और वो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग यूके में फाइल करेंगे। वो हमको ऐसा बताएंगे, कब तक पता है, जो सीबीसी रिपोर्टिंग फाइल करने का टाइम लिमिट होता है उससे एटलीस्ट 2 महीने पहले ये बताना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 महीने पहले है वो 2 महीने पहले ऐसा बताना पड़ेगा, तो एचयूएल ये हमको बताएगी। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो पेरेंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट नहीं है, एग्जांपल इज यूनिलीवर ग्रुप, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी इंडिया की रेजिडेंट है, एग्जांपल के लिए आपका यूनिलीवर ग्रुप, तो भैया ये एचयूएल है, ऑब्वियसली एचयूएल को कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल नहीं करना, वो तो यूके में फाइल करेगी यूएल। लेकिन एक बात समझना, ये जो इंडिया में एचयूएल है वो एचयूएल को कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा 3 केस में। कब? मींस पेरेंट एंटिटी किसी ऐसी कंट्री की रेजिडेंट है जहां पे सीबीसी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऑब्लिगेशन ही नहीं है, मींस यूके के लॉ में मान लो सीबीसी रिपोर्टिंग का फंडा ही नहीं है, तो उस केस में एचयूएल को इंडिया में सीबीसी फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मान लो उस कंट्री में सीबीसी रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है लेकिन उस कंट्री के साथ हमारा अरेंजमेंट नहीं है, मींस इंडिया और यूके का कोई भी ऐसा रिपोर्ट शेयरिंग का अरेंजमेंट नहीं है जिससे हमको सीबीसी मिल नहीं सकता। और तीसरा, अरेंजमेंट है लेकिन मान लो यहां पे कुछ सिस्टमिक फेलियर है, अगर अरेंजमेंट है उसमें कुछ सिस्टमिक फेलियर है तो उस केस में जो इंडिया की एचयूएल रहेगी ना, वो एचयूएल को इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लो इंडिया में एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है तो उस केस में ग्रुप डेजिग्नेटेड कर सकता है कि इन दोनों में से कौन सी एंटिटी है जो इंडिया में सीबीसी रिपोर्ट फाइल करेगी। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है कि अगर मान लो यूके की जो मेन एंटिटी है वो सीबीसी फाइल नहीं कर रही, लेकिन उनकी ऑल्टरनेट रिपोर्टिंग एंटिटी पाकिस्तान में, दैट इज पीयूएल, पाकिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अगर मान लो हम इंडिया वाले पाकिस्तान से वो सीबीसी एक्सेस कर सकते हैं, सीबीसी अगर पाकिस्तान से ले सकते हैं, तो उस केस में एचयूएल को इंडिया में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट फाइल करने की जरूरत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट फाइल कर दिया और सीबीसी रिपोर्ट फाइल करने के बाद हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी ये चाहती है वो देखना कि आपने एक्यूरेट फाइल किया है या नहीं, मींस जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है या नहीं, सही है या नहीं, तो उसके रिलेटेड चेक करने के लिए आपको एक नोटिस भेज सकते हैं और नोटिस भेज के बोल सकते हैं कि हमको ये चेक करना है एक्यूरेसी, इसके लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन दो। तो जैसे ही आपको मिलता है नोटिस, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन है वो सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया और आप कुछ एक्सटेंशन चाहते हो तो आप 30 डेज का और एक्सटेंशन इसमें आपको मिल सकता है। अब एक और चीज समझना, कुछ पेनल्टी लगती है सीबीसी रिपोर्ट फाइल ना करने की। अब सीबीसी रिपोर्ट फाइल ना करने की पेनल्टी कितनी लगती है तो समझने की कोशिश करना। अगर सीबीसी रिपोर्ट अगर आपने डिले किया और डिले अगर 1 मंथ तक का डिले है, अप टू 1 मंथ तक का डिले है, तो एवरी डे का 5000 रुपीज का पेनल्टी है, एवरी डे का 5000 रुपीज का पेनल्टी है। अगर डिले 1 मंथ के ज्यादा है तो 1 मंथ तक तो 5000, 1 मंथ के बाद में आपका 15000 पर डे का पेनल्टी लगेगा, पर डे का 15000 रुपीज का पेनल्टी लगेगा। तीसरा, अगर मान लो आपको पेनल्टी ऑर्डर मिल गया कि भैया लो पेनल्टी पे करो, आपने नहीं फाइल किया, पेनल्टी ऑर्डर मिल गया, तो जिस दिन आपको पेनल्टी ऑर्डर मिला ना, वो ऑर्डर की डेट से आपका 50000 रुपीज पर डे का पेनल्टी लगेगा। तो देखो, सीबीसी आपने लेट फाइल किया और सीबीसी फाइल करने में डिले कितना किया, अप टू 1 मंथ का डिले है तो 5000 पर डे, 1 मंथ के बाद में है तो 15000 पर डे। अगर पेनल्टी ऑर्डर सर्व हो गया तो जिस दिन पेनल्टी ऑर्डर सर्व हुआ उस दिन से 50000 रुपीज पर डे का आपको पेनल्टी लगेगा। अब एक और चीज समझना, आपसे जो इंफॉर्मेशन मंगवाई थी आपने पहले सीबीसी फाइल कर दिया, उनको चेक करना है सीबीसी सही फाइल किया है, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन आपसे मंगवा सकते हैं। आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाई और वो इंफॉर्मेशन आप टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हो, जो उन्होंने टाइम दिया था उतने टाइम में 30 डेज में फाइल करना पड़ता है, आपने एक्सटेंशन मांगा, मान लो एक्सटेंशन भी दे दिया, उसके बाद भी आप फाइल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में जितना डिले होगा ना उसके बाद में डिले में का पर डे का 5000 का पेनल्टी लगेगा। लेकिन मान लो पेनल्टी का ऑर्डर सर्व हो गया तो जिस दिन पेनल्टी का ऑर्डर सर्व हुआ उस दिन से आपको 50000 पर डे का आपको पेनल्टी लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी, आपने या तो सीबीसी में इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन डाली करके, ठीक है, या आपसे जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो आपने इनएक्यूरेट दी करके, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन दी, तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। लेकिन ये 5 लाख का पेनल्टी तभी लगेगा जब आपने इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन दी है। अगर अनइंटेंशनली दी है तो उस केस में ये 5 लाख का पेनल्टी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ में मैंने जो भी आपको पेनल्टी अभी तक बताई है, ये पेनल्टी आपकी वेव हो सकती है, माफ हो सकती है। अंडर सेक्शन 273B में बोला हुआ है कि ये माफ हो सकती है अगर जेन्युइन रीजन है, तो जो पेनल्टी मैंने सीबीसी या फिर इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं देने की जो पेनल्टी है वो माफ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक कंसेप्ट आता है मास्टर फाइल। अब ये मास्टर फाइल क्या होती है पता है? देखो, मैंने आपको यहां पे बताई थी
एक तो होती है पेरेंट एंटिटी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। तो पेरेंट एंटिटी इसमें यूके वाली यूएल थी और इसमें अदानी इंडिया थी पेरेंट एंटिटी, और ये बाकी सब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है। एक बात समझना, यहां पे जो पेरेंट एंटिटी है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है, ग्रुप की एंटिटी तो वो भी है, तो उसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बोलते हैं। अब एक चीज समझना, एक कंसेप्ट आता है मास्टर फाइल का, और लॉ बोलता है कि हर कंट्री में जो जो एंटिटी है, जो एमएनसी है, उसके जितनी भी कंपनियां हर कंट्री में, उसको हर कंट्री में मास्टर फाइल तो फाइल करनी ही पड़ेगी। मींस यहां यूके यूएल में, यूएल यूके में मास्टर फाइल फाइल करेगा, यहां इंडिया में एचयूएल मास्टर फाइल फाइल करेगा, यहां पाकिस्तान में पीयूएल मास्टर फाइल करेगा, अदानी जो है वो भी इंडिया में मास्टर फाइल फाइल करेगा। तो मास्टर फाइल तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी जिस कंट्री में है उसको वहां मास्टर फाइल फाइल करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, मास्टर फाइल जो है वो हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन तभी करनी पड़ेगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन तो ये कि भैया जो अकाउंटिंग ईयर है, जो करंट अकाउंटिंग ईयर है, उसमें आपका जो ग्रुप रेवेन्यू है, कंसोलिडेटेड ग्रुप रेवेन्यू पूरे वर्ल्ड का है, वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है, वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपका 50 करोड़ से ज्यादा है इन अ ईयर, या फिर आपका इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का परचेस, सेल, ट्रांसफर, लीज और यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि देखो एक बात बताऊं, देखो मास्टर फाइल हर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल करनी पड़ती है, और मास्टर फाइल के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है फॉर्म नंबर 3CE का पार्ट ए, और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए होता है ना, वो तो सब कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को फाइल करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, एक फॉर्म होता है 3CE करके, 3CEAA फॉर्म होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं बताऊं, पार्ट ए तो सबको फाइल करना पड़ता है, भले आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्ट बी जो है वो तभी फाइल करना पड़ता है जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। पहली कंडीशन, ग्रुप का रेवेन्यू अकाउंटिंग ईयर का 500 करोड़ से ज्यादा है, और दूसरा उसका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड आपका लीज या सेल या ट्रांसफर या परचेज, इंटेंजिबल असेट है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो देखो मैंने क्या बोला, या तो आपका एक तो चीज ध्यान रखना कि भैया पार्ट बी तभी फाइल करना है जब आपका जो इंटरनेशनल ग्रुप है, उस ग्रुप का टोटल जो रेवेन्यू अकाउंटिंग ईयर का है, मतलब करंट अकाउंटिंग ईयर का 500 करोड़ से ज्यादा है, और उसके साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 50 करोड़ से ज्यादा है, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जो इंटेंजिबल असेट है उसका सेल, ट्रांसफर, परचेज वगैरह है वो 10 करोड़ से ज्यादा है। तो 50 या 10 में से एक, और साथ में 500 करोड़ से ज्यादा, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो आपको पार्ट बी फाइल करना पड़ता है, अदरवाइज पार्ट ए तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा। और एक बात बताऊं, ये मास्टर फाइल में होता क्या है, मास्टर फाइल में आपको सिर्फ ग्रुप का ओवरव्यू देना है, और ग्रुप के ओवरव्यू में क्या क्या आएगा कि आपकी कौन कौन सी एंटिटीज है इंटरनेशनल ग्रुप की, उसके एड्रेसेस दे दो करके, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी कौन है, लीगलशिप स्टेटस क्या है, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उनके बिजनेसेस कौन कौन से है। तो यहां पे आप सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हो, ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप क्या है करके, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल एंटिटी ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप जिनके पास इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल दो। तो कुल मिला के यहां पे जो है ना, आप सिर्फ क्या दे रहे हो पता है, ओवरव्यू दे रहे हो ग्रुप का, दैट इज कॉल्ड योर मास्टर फाइल। और मास्टर फाइल कब तक फाइल करनी पड़ती है, आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। जो आपकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है 139(1) में, दैट इज 30th नवंबर, तो 30th नवंबर से पहले पहले आपको मास्टर फाइल फाइल करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन इज 93। 93 बोलता है ट्रांसफर ऑफ इनकम टू एनआर। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, जैसे एक असेट है, नॉट मोर इंपोर्टेंट सेक्शन, बहुत बार क्या होता है कि एक असेट है, वो असेट का ओनर मैं हूं, और उससे कुछ इनकम हो रही है फॉरेन से, वो इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रही है क्योंकि मैं रेजिडेंट हूं। मैं क्या करता हूं, वो असेट किसी नॉन रेजिडेंट को मैं ट्रांसफर कर देता हूं, और नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर करने से क्या हुआ कि उस असेट से जो इनकम हो रही है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही, और उस नॉन रेजिडेंट से मैं कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहा हूं। समझने की कोशिश करना, मैं हूं एक रेजिडेंट, मेरी एक असेट है दुबई में, और वो दुबई की प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो रहा है, इंडिया में इस पे टैक्स लग रहा है। मैं क्या करता हूं, दुबई में कोई शेख बंदा है, उस शेख को मैं क्या करता हूं, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, और उससे मैं कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहा हूं, और वो प्रॉपर्टी का रेंट अब शेख को मिल रहा है, तो शेख के हाथ में इंडिया में टैक्स नहीं लग रहा। तो लोग अगर ऐसा करते हैं और उससे मुझे इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, और उससे मैं इनडायरेक्ट बेनिफिट ले रहा हूं, मैं टैक्स इंडिया में अवॉइड कर रहे हो, तो उस केस में लॉ मेकर्स के बाद ये पावर है, मींस यहां पे असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि जो शेख को रेंट मिल रहा है वो रेंट वो मेरे हाथ में टैक्सेबल कर सकते है करके। लास्ट सेक्शन इज 94B, और 94B जिसको अपन थीन कैपिटलाइजेशन बोलते हैं या फिर इंटरेस्ट का एक लिमिटेशन बोलते हैं। ये सेक्शन ये बोलती है कि भैया अगर मान लो इंडिया में कोई इंडियन कंपनी है, कौन है, इंडियन कंपनी, या तो इंडियन कंपनी है या फिर कोई फॉरेन कंपनी का पी इन इंडिया है, पी इन इंडिया ऑफ फॉरेन कंपनी। तो देखो
या तो इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी का पी इन इंडिया है, और ये क्या करते हैं पता है, अपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर कोई डेट लेते हैं, नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या लेते हैं, डेट लेते हैं। डेट का मतलब लोन वगैरह लेते हैं, लोन, डिबेंचर एंड ऑल। और वो लोग क्या करते हैं, ये डेट चार्जेस उसको पे करते हैं, मींस इंटरेस्ट पे करते हैं या कमीशन पे करते हैं एंड ऑल। किसको, अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज जो नॉन रेजिडेंट को है। तो इंडिया में एक बात बताऊं, इन्होंने इंटरेस्ट का लिमिटेशन डाल दिया कि जो भी तुम्हारा ईबीआईटीडीए है उसका 30% से ज्यादा तुम्हारा डेट एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। जो 30% से ज्यादा है उतना तुम्हारा डेट एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, मींस अप टू 30% तक ही आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा। मींस जो भी ईबीआईटीडीए है उसका अप टू 30% आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा। उससे ज्यादा वाला जो एक्सेस इंटरेस्ट है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। एक्सेस डेट है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। मैंने क्या बोला, अगर कोई इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई है और वो क्या करते हैं, अपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से अगर कोई भी लोन लेते हैं करके, ठीक है, कोई भी लोन लेते हैं या डेट लेते हैं और उसके लिए डेट चार्जेस पे कर रहे हैं, या तो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, गारंटी कमीशन पे कर रहे हैं, वो सब भी उसमें आ जाएगा करके, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी एक लिमिट है इंटरेस्ट की कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, एक्सेस इंटरेस्ट है वो डिसअलाउड हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक अमेंडमेंट ये आया कि ये जो नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज है जिससे आप लोन ले रहे हो, इसका अगर इंडिया में पी है और वो पी अगर बैंकिंग बिजनेस में और उससे अगर आप लोन लेते हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। मैंने क्या बोला, आपने नॉन रेजिडेंट जो फॉरेन में है, ठीक है, एसोसिएट एंटरप्राइज, उससे लोन लिया तो ये सेक्शन लगेगी। अब उसका पी इंडिया में है और वो पी अगर बैंकिंग बिजनेस में है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ये नॉन रेजिडेंट फॉरेन का कोई बैंक वगैरह है, ठीक है, और इनका इंडिया में पी है और उससे हमने अगर कोई लोन लिया, पी भी तो अपना एसोसिएट एंटरप्राइज है ये वाला, अगर उससे अगर अपन ने लोन लिया तो उस केस में बेटा ये सेक्शन नहीं लगेगी। अब एक और चीज समझना, सर आप बोल रहे हो एक्सेस इंटरेस्ट है वो डिसअलाउड हो जाएगा, तो एक्सेस इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे? तो एक्सेस इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और एक्सेस इंटरेस्ट कैसे निकालोगे पता है, पहले आप ले लो टोटल इंटरेस्ट, जो भी टोटल इंटरेस्ट पेड और पेबल है माइनस 30% ऑफ ईबीआईटीडीए, मींस टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ ईबीआईटीडीए और इंटरेस्ट पेड टू एसोसिएट एंटरप्राइज, जो विच एवर इज लोअर है ना, ये तुम्हारा एक्सेस इंटरेस्ट आएगा। जो विच एवर इज लोअर है वो एक्सेस इंटरेस्ट आ जाएगा और ये वाला इंटरेस्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैंने बोला कि एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउड होगा, बट एक्सेस इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, आप पहले टोटल इंटरेस्ट लो और टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ ईबीआईटीडीए को लेस कर दो। टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ ईबीआईटीडीए और दूसरा इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज विच एवर इज लोअर है वो तुम्हारा एक्सेस इंटरेस्ट आएगा और ये इंटरेस्ट आपका डिसअलाउड हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, ये इंटरेस्ट जो आपका इस साल डिसअलाउड होता है इसको आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 8 असेसमेंट ईयर, आप उसको 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और 8 साल में जब भी आपका वो लिमिट में आता है 30% की, उस ईयर में आप उसको सेट ऑफ वापस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और 8 साल में जब भी आपको मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो उस लिमिट में हो तो उस ईयर में आप उसका सेट ऑफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, ये सेक्शन तभी लगती है जब आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या लिया है, लोन लिया है या डेट एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया। लेकिन एक बात बताओ, आपने एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन नहीं लिया, आपने जो लोन लिया वो मान लो किसी थर्ड पार्टी से लिया, लेकिन आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने उधर उतना का उतना डिपॉजिट किया है। आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने उधर उतना अमाउंट डिपॉजिट किया और आपने उस बैंक से वगैरह लोन लिया है तो भी ये मान लिया जाएगा आपने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, इंडिया में मेरा एक कंपनी है, यूएसए में मेरा एक एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब मैंने एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन नहीं लिया, मैंने यूएस की बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका यूएस की, वहां से लोन लिया, लेकिन मेरी जो एसोसिएट एंटरप्राइज है उसने वहां सिमिलर अमाउंट वहां डिपॉजिट करवाया है, तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि मैंने एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया और ये सेक्शन लग जाएगी। एक और चीज समझना, मैंने लोन जो लिया वो बैंक ऑफ अमेरिका से लिया, लेकिन मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज ने गारंटी दी है। अगर मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज ने गारंटी दी है तो ये मान लिया जाएगा कि मैंने जो लोन है वो एसोसिएट एंटरप्राइज से लिया है और ये सेक्शन है वो लग जाएगी। अब एक और चीज समझना है यहां पे, अगर आप जो हो वो अगर बैंकिंग बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। अगर आप बैंकिंग बिजनेस या इंश्योरेंस बिजनेस में हो तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। और एक और चीज समझना, इन अ ईयर जो आप एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट दे रहे हो, जो इंटरेस्ट एसोसिएट एंटरप्राइज को दे रहे हो वो पूरे साल का मिला के 1 करोड़ से ज्यादा है तो ही ये सेक्शन लगेगी। इफ इट इज अप टू 1 करोड़ तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। मींस जो एसोसिएट एंटरप्राइज को आप इंटरेस्ट दे रहे हो दैट इंटरेस्ट इज अप टू 1 करोड़ तो ये सेक्शन नहीं लगेगी, 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये सेक्शन लग जाएगी।
यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक ट्रांसफर प्राइसिंग. मैंने थोड़ा धीरे रिवाइज करवाया, बट गाइज इस टॉपिक को कम से कम आप 2, 4, 5, 10 बार है वो सुनना. जब भी आप इधर उधर घूम रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो प्लीज आप इस टॉपिक को सुनना, जिससे कि आपको फटाफट इसको याद आता रहेगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया करें. ठीक है, चलो बाकी मैं आपको बताऊं, डेज बहुत कम बचे हैं आपके एग्जाम के लिए. कुछ ही टाइम बचा है करके. ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, कुछ ही टाइम बचा है, और इस टाइम को सदुपयोग करो. और देखो, मार्केट में बहुत सारा कोविड केसेस वगैरह आएंगे. अभी तो सेकेंड वेव चल रही है. आपको मैं बताऊं, जिस दिन मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल के दिन मुंबई जैसी जगह पे एक सिर्फ मुंबई में 10,000 केस आए हैं, जो कि हाईएस्ट है आज तक. तो आपको बहुत सारी जगह ये भी लगेगा एग्जाम होंगे या नहीं होंगे एंड ऑल. मैं आपको बताऊं, आप वो सब चीजों को छोड़ो, एग्जाम होंगे करके. ठीक है, और टाइम पे एग्जाम होंगे. हो सकता है कभी 10-15 दिन है वो आगे पीछे हो जाए, बट आप ये सब भरोसे पे मत बैठे रहना कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा एंड ऑल. और वो बहुत सारे बच्चे जनवरी में, आपने देखा होगा कि लास्ट नवंबर वाले जो जनवरी में शिफ्ट हो गए, तो जनवरी का रिजल्ट का परसेंटेज देख लो और आप नवंबर का देख लो. उन्होंने ऑप्ट आउट किया और बहुत सारी चीजें की और बोला एग्जाम नहीं होने चाहिए, ये कर दो वो कर दो, परसेंटेज आप देख लो करके. ठीक है, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका काम है करके, ठीक है, सिर्फ कर्म करना. कृष्ण भगवान ने यही बोला था, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल वो ऊपर वाला सही देगा करके. ठीक है, और जब एग्जाम होगा उस दिन आपको एग्जाम देना है, और कोई डिले विले नहीं होने वाला, ध्यान रखना करके. ठीक है, कोविड की सेकेंड वेव आ जाए, थर्ड वेव आ जाए, जो भी हो जाए, अब नॉर्मल लाइफ है वो नॉर्मली चलने वाली है. और गवर्नमेंट को भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए अब वैक्सीनेशन पे, क्योंकि वैक्सीन इतनी सारी है, वैक्सीन लगवाओ करके, वैक्सीनेशन पे ध्यान दो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पेरेंट्स है और आपके जो रिलेटिव्स वगैरह है जिनकी एज पर्टिकुलर लिमिट 45 से ज्यादा है, अभी तक उन्हीं को अलाउ है, तो उनका प्लीज एंड प्लीज आप उनको वैक्सीनेशन के लिए ले जाए. और आप अपना टारगेट रखो कि नहीं यार, अपन हर अपने घर वाले आजू बाजू वाले लोग हैं उनको जरूर बोले कि आप वैक्सीन लगवाओ, बिकॉज दैट इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस पेंडेमिक. इसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है करके. ठीक है, तो खुश रहो और पढ़ाई करते रहो. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और होप सो एग्जाम अच्छा जाएगा और फटाफट आप क्लियर हो जाओगे. ठीक है, सो थैंक्स अ लॉट पीपल. आज के लिए इतना बहुत है.